बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। सूरो पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी वही होस्ट शहर बानो अवान और ये वही मैं भी आपका वही होस्ट अजीम राना और हम हमेशा की तरह वही उम्मीद और ये बिल्कुल नहीं जुड़ा वही वाला। हम हमेशा की तरह ये उम्मीद इसीलिए करते कहते थे। हैं कि नकल के लिए अक्ल की जरूरत क्यों राइम नहीं हुआ? नहीं अच्छा, हुआ मैंने ना? पूरी कोशिश की कोई शेर बन जाए लेकिन नहीं बना। अभी शहर बानों के अकॉर्डिंग तो नहीं बना। तो जी दोबारा से आते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप जहाँ कहीं होंगे खैर आफियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और आपके दिन का आगाज़ भरपूर तरीके से मुस्बत सोच के साथ हुआ होगा। और करना भी ऐसा ही चाहिए। हमेशा सुबह उठते ही पॉजिटिव सोचें, अच्छा सोचें, ताकि आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ जो है घर से बाहर निकलें, या अगर घर में रहना है तो घर में रहें। और इसके साथ होगा क्या कि आपके इर्द गिर्द का माहौल भी खुशगवार रहेगा। घर वालों को भी पॉजिटिव रहने दें, घर वालों को भी अपनी पॉजिटिविटी दिखाएं ताकि वो भी ये कहें यार बंदा बुरा नहीं है, दिल का अच्छा है। क्योंकि वैसे ही कभी कभी हरकतें ऐसी कर देता है लेकिन बंदा बुरा बंदा बुरा नहीं है, दिल का बुरा नहीं है। दिल का अच्छा बुरा अजीम, नहीं। मुझे ये बताएं जी। कि आपको बिलीव है ये हॉरोस्कोप एंड स्टार्स? आपका ये ज़ोडिक साइन क्या है? वैसे मैं टॉरस हूँ, अप्रैल बॉर्न। अच्छा हाँ जी। और सॉरी, मैं माजरत खाऊं आपसे, क्यों? क्योंकि आज जो मैं बात करने जा रही हूँ ना, ये दिसंबर के लोगों के बारे में करने जा रही हूँ कि दिसंबर में जो पैदा होने वाले लोग हैं ना, अच्छा, उनके अंदर हैरान कुन खसूसियात पाई जाती हैं। वाह वाह, ये तो आपने बड़ी ताज़ा इन्फॉर्मेशन फेंकी है हमारे नाजरीन पे, क्योंकि दिसंबर ही चल रहा है। तो आप सोच समझ के दिसंबर की कि इन्फॉर्मेशन मुझे हमारे स्टूडियोज में कैमरामैन बहुत खुशी से इशारे कर रहे हैं कि मैं दिसंबर में पैदा हूँ। बिल्कुल जी, आप मैं खसूसियात देखूंगी कि क्या खसूसियात है आप में। अच्छा जी, तो क्या दिसंबर में जो पैदा होते हैं लोग, क्या खसूसियात हैं उनकी? वो दिसंबर पैदा होते ही ना मैसेजेस करना शुरू कर दे, दिसंबर आ गया है। नहीं, वो वाले मैसेजेस जो आजकल बड़े चलेंगे कुछ दिन तक, कि जी न्यू ईयर आ रहा है, नए साल का आगाज होने वाला है, तो माफी दे दें। दिसंबर आन पहुंचा है, तुम अभी तक नहीं आए। भीगा भीगा सा ये दिसंबर है। बहरहाल ये तो थोड़ी हो गया बताएं। मजाक। हाँ, ये मजाक हो गया। अच्छा, और सच्ची बात बताइए जरा। सच्ची बात ये है कि इल्म नजूम पे लोग ट्रस्ट भी करते हैं, इल्म नजूम है और ये मानते भी हैं। तो इसी से रिलेटेड ये है कि लाइक अगर आप स्टार्स को यकीन रखते हैं तो दिसंबर में पैदा होने वाले लोग हर जगह अपना नुमाया मकाम बना लेते हैं और वो समझते हैं कि उन्होंने क्या करना है, किस मकाम पर वो लोगों में बड़ी आसानी वैसे से ये मैं एक बात मकबूल हो बताऊं, जाते हैं। सबके बारे में ना यही जनरल स्टेटमेंट्स होती हैं, क्योंकि आई एम श्योर हम सबका यही बिलीव है कि गैब का इल्म तो वाकई अल्लाह की ज़ात को है, लेकिन इल्म नजूम है तो फिर है। भी हाँ लोग हिसाब किताब लगा के बताते हैं। जी हाँ। तो चूंकि दिसंबर बॉर्न की बात हो रही है तो मैं उन्हें डिसअपॉइंट नहीं करना चाह रहा, लेकिन फिर भी चलें, कंटिन्यू प्लीज बताएं जरा, तारीफें ये करें। लोग तख्लीकी और आर्टिस्टिक होते हैं और ये लोग ज़्यादा बोलते ही नहीं हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, अपने आप में रहते हैं और पॉजिटिव होते हैं। ये काफ़ी खुश नसीब होते हैं, बिल्कुल ये खुश नसीब होते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड का जो स्टार है वो दिसंबर है, वो दिसंबर में वो पैदा हुए थे, वो खुश खुशनसीब नसीब है। ये किसी दिन आपके हस्बैंड को हम बुलाएंगे शो पे, फिर उनसे पूछेंगे। फिर वो बताएंगे मैं कितना खुश नसीब हूँ। और इनकी जो शख्सियत है वो बड़ी मतलब अपने आप में रहने वाली है और इसके साथ साथ कामयाबी जो है वो इनके कदम चूमती है। मैं तो वो बता रही हूँ जो इल्म नजूम में बताया गया है, कहते जो हैं जी इनके बारे में दौलत स्पेसिफिक शोहरत है। भी इनके कदम चूमती है, ऐसे ही? शोहरत तो नहीं, दौलत। अच्छा, दौलत इनके कदम चूमती है। अक्सर इन्हें जो है लोगों में देखा है कि मकबूलियत पाते हैं, लेकिन लोगों पर इनको गुस्सा भी आता है, लेकिन ये गुस्सा करते नहीं है। अच्छा, वैसे कहा जाता है एक्सप्रेसिव इतने नहीं होते, नहीं होते, हाँ। कामगो होते हैं, तन्हाई पसंद होते हैं। इसमें मिक्स जो है सजिटेरियस एंड स्कॉर्पियो होता है, आई थिंक ये मुझे सजिटेरियस है ज्यादा अच्छा। दिसंबर में। स्टार जो है सजिटेरियस वो है। कहते हैं जी कि ये तन्हाई पसंद होते हैं, इनमें तख्लीकी सलाहियतें बहुत कमाल होती हैं, आर्टिस्ट ज़हन के लोग होते हैं और वो बात छोटी होती बात पे गुस्सा भी इनको आता है, बेहतर इनको तंग ना किया जाए। हाँ, मैं वही कहने वाला था कि वो जो कहते हैं ना छेड़ मलंगानू, तो इनका वो होता है कि छेड़ो ना सानू, अगली लाइन अगर तुसी सानू छेड़िया ते फिर जो असी ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇੜਾਂਗੇ ਉਹਦੇ लग पता जासी। जब ये खुद बात करना चाहें तभी बात की जाए। ये लोग अपने इल्म और फन को दूसरों से शेयर करने में दिलचस्पी लेते हैं। भाई बिल्कुल सही बात है, ऐसे अफराद हर मुमकिन तरीके से दूसरों की मदद करते हैं। ये लोग ईमानदार और सच्चे होते हैं। मैं कहती हूँ बिल्कुल सही है, मैंने तो देखा अच्छा, है। तो ये आप इसमें जो इनडायरेक्टली मेरी बातें करी जा रही है 75% बातें सही हैं। तो ये तो इनडायरेक्टली आप मेरी बातें करी जा रही हैं। लेकिन आप तो अप्रैल में पैदा हुए हैं। मैं वही सोच रहा हूँ यार, ये सारी अप्रैल खसूसियात तो फूल। मेरे में भी हैं, लेकिन मैं तो अप्रैल में पैदा हुआ था, मैं तो दिसंबर में पैदा नहीं हुआ। बहरहाल जी, जो लोग दिसंबर बॉर्न है, आई एम श्योर अगर वो देख रहे हैं तो वो लोग खुश होंगे और खुश होना भी चाहिए। और हर शख्स को ये बिलीव करना चाहिए कि वो लकी है, क्योंकि आप जो बिलीव करते हैं
फिर वैसा ही आपके इर्द गिर्द होना शुरू हो जाता है। मेरा ऐसा बिल्कुल ऐसा ही बिलीव है, बिल्कुल ऐसे ही वो है। कहते हैं ना जैसा आप गुमान करें वैसी वैसा ही चीजें आप पाते होना हैं। शुरू हो जाती हैं। और अब हम चलते हैं क्रिकेट की दुनिया में। तो फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की बच्चों के साथ वीडियो देखी है आपने? वाह वाह वाह, मैंने बिल्कुल वीडियो देखी, सोशल मीडिया पे उन्होंने खुद ही शेयर की है। और वो किसी पहाड़ी इलाके में और वहाँ पर वो बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, क्योंकि आजकल उनके पास भी फुर्सत के लम्हात हैं। हाँ, उन्होंने कहा एंजॉय करूँ, वो वो कहते भरपूर हैं ना, एंजॉय कर रहे हैं, बॉलिंग की, वो कहते हैं बैटिंग जब की। आपने नेचर के बहुत करीब जाना हो, आपने रब के बड़ा करीब जाना हो, तो आप बच्चों के साथ बैठें, आप उनके साथ खेलें, आप मिट्टी में बैठें, आप ज़मीन पर बैठें। तो मेरे ख्याल से वो इस चीज़ को फॉलो कर रहे होंगे और वो खेल रहे हैं बच्चों के साथ। उनकी वाइफ जो है वो भी वीडियो में नजर आ रही है, वो भी बॉलिंग करवा रही हाँ है। जी, और बिल्कुल हारिस रऊफ की अभी ज़्यादा देर तो नहीं हुई इनकी शादी को, जी जी, मतलब करीब। हाल ही दिनों में इनकी शादी हुई है। हाँ जी। और मेरे ख्याल से ये बड़ा अच्छा एक इकदाम भी है एंड इट्स अ वेरी गुड जेस्चर कि जब आपके पास फुर्सत के लम्हात हैं, जब आप फ्री हैं, तो आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ इस तरह से किसी रिमोट एरिया का रुख करें Time और वहाँ spend जाकर करें। आप टाइम स्पेंड करें। और फिर चूंकि हारिस रऊफ एक प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है कि बच्चों के साथ और बीवी के साथ मिलकर क्रिकेट खेलें। मिलकर क्रिकेट खेल रहे हैं, बच्चों को भी सिखा रहे हैं गुर किस तरह से आप बेहतरीन हाँ, क्रिकेट ये खेल सकते हैं। वो हम देख शॉट भी सकते लगाई हैं है वीडियो जिन्होंने उन्होंने, ये शेयर आप की है। वीडियो में देख सकते हैं, शॉट लगाई है। बड़े प्यारे बच्चे मौजूद हैं जो बहुत शर्मा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। उनकी वाइफ जो है वो भी बॉल करवा रही हैं। और वैसे हारिस रऊफ को अभी हालिया जो ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तानी टीम रवाना हुई है, तो उस हवाले से भी खबरों में रहे हैं कि हारिस रऊफ ने चूंकि मना किया जाने के लिए और फिर कुछ इनके जो सेंट्रल टेस्ट कॉन्ट्रैक्ट मैच के है लिए उसमें उनके जाने तब्दीलियां से की गई। बिल्कुल। बिल्कुल, उन्होंने कहा जी टेस्ट मैच में वो इंटरेस्टेड नहीं है। तो मेरे ख्याल से फिर इसीलिए वो आजकल फ्री हैं थोड़ा, तो उन्होंने कहा जी कि इससे बेहतर और क्या हो सकता है कि क्रिकेट ही खेली जाए, लेकिन खेली अपने मनपसंद लोगों के साथ जाए और थोड़ा और फॉर्मेट अपनी- बदला और जाए। अपनी मनपसंद सीरीज खेली जाए। सीरीज खेली जाए। ना T20, ना वनडे, ना टेस्ट मैच, मतलब बस दिल किया तो दो चार हाँ, बॉल्स करवा दो के और चार हम balls साइड पे हो रहे हैं कराए, बच्चों के साथ। जैसे स्टार्ट में मैंने कहा कि अगर आप करीब होना चाहते हैं, डिप्रेशन दूर करना चाहते हैं, आप रब के करीब होना चाहते हैं, तो कहा गया कि आप बच्चों के साथ वक्त अच्छा, गुजारें, मैं बच्चों समझा के आप साथ कहने लगे स्पेंड कि कहा गया है कि आप क्रिकेट खेलें, करें। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं है। यानी कि बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए और दूर ज़्यादा से दराज के ज़्यादा इलाकों में, बच्चों रिमोट के एरियाज साथ- में जाना चाहिए। और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। और मैं कहूँगी कि अजीम ज़िंदगी में ना कभी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे मुश्किल वक्त कितना ही क्यों ना आ जाए, गिव अप नहीं करना चाहिए। आपको लग रहा है नेवर कि- गिव अप। आपने ये लाइन सुनी होगी, बहुत दफ़ा सुनी होगी, नेवर गिव अप। लेकिन आपको लग रहा है कि हारिस राउफ जो हैं उन पर भी ये मिसाल फिट बैठती कि उन पर भी मुश्किल वक्त आया तो उन्होंने गिव अप नहीं किया और वो जाके खेलना शुरू हो अपनी गए। मनपसंद बच्चों के साथ हाँ, किसी न क्रिकेट किसी खेलना शुरू कर सूरत गए। आप इसको इसके साथ रिलेट कर सकते हैं। लेकिन ये जो मैं बात कर रही हूँ ये उनके लिए नहीं। अच्छा, ये कोई और बात है। ये हाँ, मैंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखी और वो इतनी दिलचस्प और इंटरेस्टिंग वीडियो है कि वो हमारे नाज़रीन को भी दिखाएंगे और आपको भी दिखाएंगे। उसमें आप यकीन करें, आपको समझ आती है कि अगर आप ज़िंदगी किसी भी मुश्किल में हैं, आपके पीछे अगर कोई ऐसा शख्स या ऐसी कोई मतलब कोई हादसा हो रहा है आपके साथ, तो आप उससे बच सकते हैं। आप कैसे बच सकते हैं? आप अपनी मेहनत से बच सकते हैं। आप गिव अप मत करें। आपको नहीं पता कि आप कैसे, अच्छा अगर कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि हम यहाँ से नहीं निकल सकेंगे और आप गिव अप कर देते हैं। ये मेरे ख्याल से मुसलमान होने के नाते तो सबसे बेहतरीन जो बात है वो तवक्कल है कि हमारा जो तवक्कल है कि जी जो होएगा देखा जाएगा और फिर बेशक। हर चीज जो है वो और अल्लाह ताला के कंट्रोल में। नाउमीदी नहीं करें, हाँ जी, आप गिव अप बिल्कुल। मत मायूस करें, नहीं होना चाहिए, नाउमीद मायूस नहीं ना होना हो। चाहिए। हमारा मजहब भी जैसे- हमें ये सिखाता है कि नेवर गिव अप। तो इसी की एक ऐसी मिसाल आज आपको दिखाएंगे। नाकाबिल यकीन वीडियो है जो कि आप देखेंगे। एक हिरन को मगरमच्छ के मुंह से बचकर निकलते हुए दिखाया गया है इस वीडियो में। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक हिरन पानी में से गुजर रहा है और एक मगरमच्छ इसका शिकार करने के लिए इसकी तरफ बढ़ रहा है। और देखें जरा आप किस तरह से वो कोशिश कर रहा है पानी के अंदर। अब अगर देखा जाए तो हिरन तो पानी वाला अच्छा, जानवर नहीं मैं है। बिल्कुल, और मैं ये भी देख रहा हूँ शहर बानू के अपनी जान बचाने की जो एक बेसिक इंस्टिंक्ट है वो हर जानदार में कितनी शिद्दत से पाई जाती है Exactly. कि जब जान पे बनती है तो फिर वो कोई भी क्रीचर है, वो परवरदिगार जानवर ने है, वो इनके हैवान है, अंदर वो भी कोई ये भी है, चीज वो ये हिस्स पूरा डाली हुई जोर कि लगाता आपने है फिर। खुद को कैसे बचाना है। और हमें कभी कभी कहते हैं कि आपको जानवरों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे हम रोड्स पर अगर जाते हैं तो हम देखते हैं कि कोई भी किसी भी लाइक अगर हम बात करें बफलोज या फिर हम भैंसों का मतलब भैंसें वही होती हैं, तो वो अगर जा रही हैं तो वो झुंड में नहीं जाती, वो लाइन बनाकर जाती हैं और उसी लाइन को फॉलो करती हैं वो रोड में। मोस्टली ऐसा होता है। और अगर हम चुंटियों की बात करें, ये देखें ज़रा, ये बिल्कुल लास्ट में ऐसा लगा है कि जैसे उसने पकड़ लिया है, क्योंकि वो बिल्कुल मगरमच्छ जो है वो पानी के अंदर गया है
और ये देखें जरा, ये बिल्कुल वो हिरन को भी सारे तरीके आते हैं भाई बचने और के। ये चेक करें। उसने लास्ट में पूरा डाइव किया है, वो पानी के अंदर हिरन ने भी एक गोता लगाया और उसके बाद उसने बाहर को जंप किया है। तो ये बढ़िया मिसाल है और बेहतरीन एग्जाम्पल है उस चीज़ के लिए कि जी अगर आप गिव अप नहीं करते, आपने कोई भी गोल अपनी ज़िंदगी के लिए सेट कर लिया है, चाहे वो सर्वाइव करना है या कुछ चीज़ को हासिल करना है, और उसके लिए जब आप सच्ची लगन और कहते हैं ना क्लियर माइंड के साथ जब आप एफर्ट डालते हैं तो फिर हो ही नहीं सकता कि आपकी मेहनत रायगा जाए। और ऐसी ही ये शानदार मिसाल इस वीडियो में है कि उस हिरन ने सेट कर लिया था कि जी के नॉट टुडे, उसने मगरमच्छ को बोला, उसने बोला जी नॉट टुडे, तो उसने कहा जी कि आज तो नहीं, आज मेरा दिन है, तो फिर उसने साबित किया। और कितने बात की जाए तो मगरमच्छ तो पानी में ही रहता है, उसको पानी के रास्तों का पता है, उसको ज्यादा बेहतर पता है। और जो हिरन है उनका इलाका है, किस तरह से पानी से निकला है, बज़ाहिर देखते हुए हमें ऐसा लग रहा था कि अब ये इसका शिकार हो गई है। वैसे इस वीडियो में एक और छोटा सा एंगल मेरे ज़हन में आया और वो ये कि जिस भी साहब या खातून ने ये वीडियो बनाई है, तो मैं ये सोच रहा था कि यार वो बचा तो सकते थे। नहीं मुश्किल है ना, वो अपनी बोट पास लेके जाके हिरन को उठा लेते। वो देखे ना कितना क्लोज था सब, वो शायद उनके लिए इतना आसान नहीं था। अच्छा, अगर इसमें अगर हम आवाज भी सुना सके, मुझे नहीं पता, मैंने प्रोड्यूसर से पूछ सकी अगर हम इसकी आवाज सुना सके, इसमें उनकी आवाजें भी आ रही हैं साथ। अच्छा, कि वो कह रहे हैं कि नो नो नो। हाँ, अच्छा, तो वही तो कह रहा हूँ, अगर वो कह रहे हैं नो नो नो, तो फिर उनको चाहिए था कि थोड़ा बोर्ड करीब लेके जाके उसको उठा के रख वो बच गई ना, उन्होंने खुद बचा लिया अपने आप को। आज तो वो बचा लेते, जानदारों को भी इतनी अक्ल है कि हमने अपने आप को कैसे बचाना है। लेकिन ये है कि इसके बाद चूंकि हिरन ने अपनी जान खुद बचाई है, तो हिरन का कॉन्फिडेंस जो है ना वो एक नेक्स्ट लेवल पे होगा। यानी जब आप गिव अप नहीं करते और आप खुद कामयाब होकर एक मुश्किल से निकलते हैं, तो उसके बाद फिर जो आपका कॉन्फिडेंस होता है ना, वो नेक्स्ट लेवल होगा। और मैं इसी बात के साथ एक और बात जोड़ते हुए अपने पुलिस अफसरान को ये कहूंगा कि आप भी उम्मीदें ना छोड़ें, नेवर गिव अप। ऑल्दो के पाबंदियां लग चुकी हैं, लेकिन नेवर गिव अप। पुलिस अफसरान अब टिकटॉक कैसे बनाएंगे, ड्यूटी ऐसे असलहा पकड़कर, और भी दुख है ज़माने में, सिद्धू मूसेवाले के गाने, उच्चियां ने गल्ला तेरे यार दी। तो खबर ये है जी कि सोशल मीडिया के जरिए रातों रात मशहूर होने के ख्वाब वैसे हर कोई देखता है, मगर पुलिस वाले हो जाए मोहतात, क्योंकि पेशावर में पुलिस अफसरान और एहलकारों के सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर अब पाबंदी आयद कर दी गई है। और कहा यह गया है कि पुलिस एहलकार मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल कर रहे हैं, मुख्तलिफ गैर सरकारी व्हाट्सएप ग्रुप्स का ये हिस्सा रहते हैं और सोशल मीडिया के जरिए झूठी सनसनीखेज जो खबरें हैं वो फैलाकर पुलिस के मोराल को मुतासर करने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए पुलिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और व्हाट्सएप ग्रुप से अलहदगी इख्तियार करे। अगर कोई साहब इसमें मुलविस पाया गया तो अपना जिम्मा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, खिलाफ कार्रवाई की। बट इट्स अ गुड आई थिंक ये बहुत अच्छा थोड़ा प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, इक़दाम किया गया है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम देखते हैं कि टिकटॉक और इस तरह के जितने ऐप्स हैं, पुलिस अफसरान जो नए भर्ती होते हैं, उनको ज़ाहिर है बड़ा वो वर्दी तो अच्छी लगती है कि वो एक स्वैग होता है उनके लिए, दूसरों को दिखाने के लिए, एक पोस्ट पे है वो, तो वो फिर तस्वीरें लगाते हैं सोशल मीडिया के जरिए इस्तेमाल करते हैं। चीज़ आई कि कभी कभार आपका लाइफस्टाइल, स्पेशली लाइफस्टाइल तो नहीं, खैर अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ की अगर हम बात करें तो वो इतनी टफ और इतनी सख्त, अब पुलिस वालों की बहुत सख्त नौकरी है, तो आप इतने ज़हनी तौर पे फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, तो महकमे को चाहिए या हुकाम बाला को चाहिए कि फिर ऐसे मौके इन जवानों को दिए जाएं, या हमारी जो खवातीन पुलिस में इस तरह के मौके इनके लिए जो है वो बनाए जाएं कि ये जो अपनी एग्जॉस्ट जो हो जाते हैं ना, जब ये प्रोफेशन से ड्यूटी इतनी सख्त देके, तो वहां जाके थोड़ा रिलैक्स करें। बिल्कुल, इनको इस तरह की फैसिलिटीज देनी चाहिए, क्योंकि वो आप एंटरटेनमेंट के लिए सोशल मीडिया पे जाते हैं। मेरी हमदर्दी आप लोगों के साथ है, लेकिन वो कहते हैं ना हर चीज का बेजा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। काफी अरसे से एक्शंस लिए जा रहे थे पुलिस अफसरान के खिलाफ, वो कहते हैं ना एक दो से गलती हो तो सारे उसके अंदर आ जाते हैं, तो बाकी सब भी उसी की वजह से आ चुके हैं। खैर कोई बात नहीं, जितने भी लोग फोर्सेस में होते हैं ना, उनको स्पेशली किसी वजह से मना किया जाता है, और ये एक अच्छी चीज है कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मत यूज करें, क्योंकि आप खुद एक अहम डिपार्टमेंट का हिस्सा हैं। तो आई एम श्योर कि अब हमारी पुलिस जो है वो मज़ीद प्रोफेशनल हो जाएगी, लेकिन साथ ही साथ हुकाम बाला से अगेन वही दरख्वास्त है कि हमारे पुलिस फोर्स के जो खवातीन और जो जवान अफसरान इस वक्त ड्यूटी दे रहे हैं, उनकी कहते हैं ना बड़े है तल्ख बहुत बंदा है मजदूर के औकात, तो वाकई बड़े तल्ख इनकी जॉब होती है, वर्किंग आवर्स बड़े इनके टफ होते हैं, तो इनको जरा और तरह के प्लेटफॉर्म्स ड्यूटी पर जरा ध्यान दें। तो ध्यान से याद आया कि सियासत की तरफ मेरा ध्यान पहुंच चुका है। अच्छा, तो सियासत की बात करेंगे तो मुल्क में इस वक्त सियासी हलचल जारी है अजीम साहब। सियासी जमातें जो हैं एक दूसरे पर संगीन इल्जाम लगा रही हैं, कहीं लेवल प्लेइंग फील्ड का शोर है, तो कोई इलेक्शन में सिलेक्शन का खदशा जाहिर कर रहा है, कोई ग्रैंड अलायंस बनाने के लिए सरगर्म है, तो कोई सोलो फ्लाइट की तैयारी कर रहा है, कोई
ड्राइंग रूम की अगर बात की जाए तो ड्राइंग रूम की सियासत की बात कर रहा है, ड्राइंग तो रूम कोई सियासत खुले होती है, मैदान ये में सियासी मोर्चा सबसे शायद बनाए मानो बैठा। इंटरेस्टिंग जो सियासत होती है ना, ये ड्राइंग रूम की सियासत ड्राइंग होती है, रूम क्योंकि या वहां पर आप पर कोई सेंसर बोर्ड नहीं होता, कोई जो है ना ड्राइंग रूम ढकी या छुपी बात मैं नहीं स्टार्ट होती। में डाइनिंग रूम कहने लगी थी, डाइनिंग रूम भी कह डाइनिंग रूम सकते पे भी हैं सियासत होती है, खाना खाते हुए बिल्कुल सियासत हो रही सियासत चल रही होती है। तो या यही फिर है जी कि कोई सियासी जमात जो है वो इस वक्त सियासी मोर्चा लगाने के लिए कोशा है, किसी के लिए इंतखाबी सियासत के दरवाजे खुल गए हैं, किसी के लिए दरवाजे बंद हैं। बैलेट पेपर में कोई जमात इन हो रही है, कोई आउट हो सकती है, और फिर कह लें उखाड़ पिछाड़ भी जारी है। इसी हवाले से लोग अपनी वफादारियां भी तब्दील करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस तमाम तर सूरत हाल पर बात कर लेते हैं जी। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शर्मिला फारूकी साहिबा आज सुनो पाकिस्तान का हिस्सा है। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान शर्मिला साहिबा, होप यू डूइंग गुड। सबसे पहले तो ये इतलात आ रही हैं जी कि मिफ्ता इस्माइल के हवाले से खबरें हैं कि वो पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी ने मिफ्ता इस्माइल को क्या जवाब दिया और वो कब पीपल्स पार्टी बाकायदा तौर पर ज्वाइन कर रहे हैं? देखिए जी, उन्होंने आज खुद इस बात की तरदीद की है कि वो पीपल्स पार्टी नहीं ज्वाइन कर रहे और वो अभी सियासत से किनारा कशी कर रहे हैं जी। अच्छा शर्मिला जी, हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी पंजाब में तो लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर रही है, मगर एमक्यूएम और नून लीग पर यह शिकवा कर रही है कि वो सिंध में इन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे और पीपल्स पार्टी सिंध में दीगर जमातों को स्पेस देने के लिए तैयार नहीं है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए जी, सिंध के अंदर वो इत्तेहाद बना रहे हैं, एक दूसरे के साथ मीटिंग्स कर रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं। किसने रोका है उनको? दे हैव अ फ्री हैंड। करें, सिंध में आके जलसे करें, कन्वेंशंस करें जी। किस्म की कोई कदगन नहीं है। मुझे तो ये शिकायत के बारे में बिल्कुल समझ ही नहीं आ रही। अच्छा, तो शर्मिला साहिबा ये कहिएगा कि नून लीग सिंध में खास तौर पर कराची की अगर हम बात करें तो पीपल्स पार्टी के खिलाफ इतलात आ रही हैं, ग्रैंड अलायंस के क़याम के लिए सरगर्म है। फिर नवाज शरीफ भी इसी माह सिंध का दौरा करने वाले हैं। तो पीपल्स पार्टी ग्रैंड अलायंस से मुकाबला कैसे करेगी और क्या हिकमत अमली है नून लीग को काउंटर करने के लिए, स्पेशल इन कराची? देखिए जी, माजी में भी बड़े ग्रैंड अलायंसेस बने पीपल्स पार्टी के खिलाफ, ये कोई नई बात नहीं है। और अभी इलेक्शन का माहौल है, 2-2.5 महीने में इलेक्शंस होने वाले हैं और मियाँ साहब जब हुकूमत में होते हैं तो वो कभी भी सिंध का दौरा नहीं करते, शाज़ और नाज कभी। अब क्योंकि इलेक्शंस आने वाले हैं तो सिंध का दौरा करें, अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कि सियासी गर्मी हो, मुकाबला करने में मज़ा आए, हम तो उनको वेलकम करेंगे सिंध में। बिल्कुल, नवाज शरीफ जो है वो इलेक्शंस में दौरे कर रहे हैं सिंध के। तो शर्मिला जी, पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ पर लाडला और नून लीग पर फेवरेट होने का इल्ज़ाम लगा रही है। नून लीग को इज्जत दो, नून लीग को इज्जत दो का जो बयानिया है, जो नून लीग को इज्जत नहीं दो, वोट को इज्जत दो का जो बयानिया है, ये पीछे हम देख रहे हैं हटता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ इक़्तिदार के लिए बैसाखियाँ तलाश कर रहे हैं। क्या कहेंगी, ऐसा क्यों महसूस किया जा रहा है? ये सूरत हाल जो है, ये सिलेक्टेड वाली सूरत हाल सामने आ रही है, क्या वजह है? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि ख्वाजा आसिफ के बयान आप सुन लें, जो उन्होंने कहा कि जी मैच तो फिक्स्ड है। फिर जिस तरीके से एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मियाँ साहब को मिली जब वो वतन वापस आए, तो उससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं कोई मामला तय हो चुके हैं। इसी तरीके से आप देखें, जहाँ वो जाते हैं उनको स्टेट प्रोटोकॉल मिलता है, राजा परवेज अशरफ को तो नहीं मिलता, शायद खाकान अब्बासी को तो नहीं मिलता, गिलानी साहब को तो नहीं मिलता। फिर जिस तरह उनकी अपीलें बहाल हुई, फिर उनकी सज़ा मुअत्तल हुई, फिर उनके इजलास जो हैं वो गवर्नर हाउस पंजाब में होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं, और मैं नहीं, मेरी जमात नहीं, बल्कि इंडिपेंडेंट तज्ज़ियाकार और अखबारात ये बात कर रहे हैं। अगर आप गार्डियन कल पढ़ें या आप डॉन का एडिटोरियल पढ़ें तो ये अखबारात लिख रहे हैं कि एक और सिलेक्शन होने जा रही है। ठीक है जी, सिलेक्शन तो होने जा रहा है बकौल आपके। तो ये कहिएगा कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत पर अदम एतमाद का भी इजहार करती नज़र आ रही है और नून लीग पर कबल इस वक्त धांधली के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, जबकि एमक्यूएम ये कह रही है कि जी जो सिंध की निगरान हुकूमत है वो पीपल्स पार्टी की सहूलतकारी कर रही है। तो पीपल्स पार्टी समेत जो सियासी जमातें हैं वो इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? देखिए जी, एटलीस्ट पीपल्स पार्टी तो इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश नहीं कर रही, लेकिन जो रिजर्वेशंस हैं, जो शिकायत हैं, उनको उनका इजहार करना और सही फोरम तक पहुंचाना, ये पीपल्स पार्टी का बहैसियत एक सियासी जमात का राइट है। अगर आपने इस मुल्क में आज़ाद और मुनसिफाना इलेक्शंस करवाने हैं तो उसका प्री रिक्विजिट है लेवल प्लेइंग फील्ड। और जब तक तमाम जमातों को लेवल नहीं मिलेगी, बराबरी की सतह पे मौके नहीं मिलेंगे और ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी, तो इलेक्शन मुतनाज़ा हो जाएंगे।
शर्मिला जी, शहबाज शरीफ की क़यादत में इत्तेहादी हुकूमत के 16 माह की अगर बात की जाए तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वहाँ पर वज़ीर ख़ारजा रहे, खूब गैर मुल्की दौरे किए गए, शहबाज शरीफ की कारकर्दगी पर तारीफ़ों के पुल बांधे गए, शहबाज स्पीड की मिसालें देते रहे। अब पीपल्स पार्टी 16 माह की कारकर्दगी से दूर क्यों भाग रही? देखिए जी, शहबाज शरीफ साहब की स्पीड अपनी जगह, लेकिन उस दौर के अंदर गुर्बत, बेरोज़गारी और महंगाई के अंदर कोई कमी नहीं आई। पीपल्स पार्टी ने उस कोalition गवर्नमेंट को सपोर्ट दी। हम नहीं चाहते थे कि एक इन हाउस चेंज हुआ है, एक वज़ीर आज़म घर गया है तो दूसरा भी हम 5-6 महीने में गिरा दें। हम चाहते थे कि हम खैर व आफ़ियत के साथ ये टर्म पूरी करें, मुल्क में आज़ाद, मुनसिफाना और शफाफ इलेक्शन, नया वज़ीर आज़म आए अवाम के वोटों के ऊपर सिलेक्शन पे नहीं, और वो आके सियासी और माशी मामलात को हल करे। वैसे शर्मिला फारूकी साहबा, ये कहिएगा कि जो मरकज़ी सियासत है पीपल्स पार्टी की, जो मरकज़ी रहनुमा हैं वो तो काफ़ी मुतमईन नज़र आते हैं कि वो यकीनन इंतखाबात जीतेंगे, लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी ये कहते हैं जी कि पीपल्स पार्टी को बैक फुट पर ले जाने की कोशिश की जा रही है। तो पीपल्स पार्टी को कौन दीवार से लगाने की कोशिश कर रहा है और कैसे? देखिए जी, बहुत से ऐसे इलेक्टेबल्स थे जो बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करना चाह रहे थे। उनको कहा गया कि आप PMLN में चले जाएं। इसी तरीके से सिंध के अंदर तरक्याती काम रोक दिए गए जो पीपल्स पार्टी ने शुरू किए थे। इसी तरीके से ऐसे बहुत सारे मामलात हैं। वफाकी काबीना के अंदर निगरां ऐसे वज़ीर लगाए गए जिनका ताल्लुक बराए रास्त PMLN से है। यहाँ पर सिंध के अंदर एक कुछ ऐसे वज़रा हैं जिनका ताल्लुक बराए रास्त PTI से है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो एक न्यूट्रल सेटअप की तरफ इशारा नहीं करती हैं, और इंटरम गवर्नमेंट का काम और मतलब यही है कि वो न्यूट्रल रहें और वो इलेक्शन कमीशन की मावनत कराएं इलेक्शन करवाने में। तो जो शिकायतें हैं तो वो तो हम उन कंसर्न्स को हम इदारों तक पहुंचाएंगे जो इस बात का मजाज हैं कि इस मुल्क में शफाफ इलेक्शंस हों, साफ और शफाफ इलेक्शंस हों। ठीक। अच्छा शर्मिला जी, नून लीग बार बार ये दावा कर रही है कि 18वीं जो तरमीम है, आइनी तरमीम को ख़त्म नहीं, मुकम्मल तौर पर ख़त्म करेंगे, मगर पीपल्स पार्टी ये ख़दशा ज़ाहिर कर रही है कि 18वीं तरमीम ख़त्म करने की कोशिश हो रही है। तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, नून लीग ने हमेशा से जो उनकी सियासत रही है ना, वो जारहाना सियासत रही है, और वो समझते हैं कि इक़्तिदार के ऊपर गासिब रहें। वो नहीं समझते कि जी अगर सूबे मजबूत होंगे, सूबे बाख्तियार होंगे तो वफाक जो है वो मजबूत होगा। वो समझते हैं कि जी वो वज़ीर आज़म रहें और वज़ीर आज़म के पास हर चीज़ हो, हर चीज़ का अख्तियार हो। हम समझते हैं कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। हम समझते हैं कि सूबों के पास माली वसाइल हों, माशी वसाइल हों, एडमिनिस्ट्रेटिव वसाइल हों, ताकि वो बेहतर तरीके से अपने मामलात चला सकें। तो हमारी सोच में बड़ा फ़र्क है। हम बिलीव करते हैं डेवोल्यूशन ऑफ पावर को, वो बिलीव करते हैं यूसर्पिंग पावर। सो ज़ाहिरी बात है, हमें उनकी नीयत के ऊपर बिल्कुल एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। माजी में जो बातें करते हैं और अब भी जो बातें कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि 18वीं तरमीम के अंदर मसाइल हैं और उसको करेक्ट होना चाहिए। शर्मिला फारूकी साहबा, जाते जाते एक ज़हन में सवाल आया तो उसका भी जवाब देती जाएंगे कि जो पॉलिटिकल ओवरऑल हमारा इन्वायरमेंट है उसके अंदर बड़ी स्टेक होल्डर है JUIF, और हम ये देख रहे हैं कि उनके मरकज़ी रहनुमा हैं हाफिज़ हमदुल्ला। उन्होंने कहा जी कि कोई भी जमात बरसर इक़्तिदार आए, पीपल्स पार्टी आए, नून लीग आए, इट डज़न्ट मैटर, सदर पाकिस्तान मौलाना फजलुर रहमान ही होंगे। तो अब बिलखसूस ये कहिएगा, पीपल्स पार्टी मौलाना फजलुर रहमान को बतौर सदर पाकिस्तान कबूल करेंगे? देखिए, ख्वाहिशात पे तो किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है ना। ये तो जब इलेक्शंस होंगे, जब ये मामलात पे बात होगी तो फिर देखा जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया शर्मिला जी, आप हमारे साथ मौजूद थी और अपनी पार्टी की नुमाइंदगी कर रही थी, और ये सारी सूरत हाल है अभी मुल्क की सूरत हाल पीपल्स पार्टी की जानिब से। उन्होंने बताया कि उनका क्या मौक़िफ़ है। तो एक छोटी सी ब्रेक के बाद जी बिल्कुल, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गज़ा जंग की। तो सेहूनी फ़ौजियों ने गज़ा पट्टी में तबाही मचा रखी है। शिमाली गज़ा के बाद अब जनूबी गज़ा पर बमों की बरसात की जा रही है। खान यूनिस में ज़मीनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है और शहर में दर्जनों इसराइली टैंक दाखिल हो गए। अस्पतालों, पनाहगज़ीन कैंपों और स्कूलों पर फ़ज़ाई हमले किए जा रहे हैं। निहत्थे और मासूम फ़लस्तीनियों को निशाना बनाया जा रहा है। 59 दिनों में तकरीबन 16,000 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, 42,000 से ज़ायद ज़ख्मी हैं।
गजा के अस्पताल लाशों और जख्मियों से भर गए हैं। 8 हफ्तों की वहशियाना कार्रवाई में सहूनी फोर्सेस को निहत्ते फ़लस्तीनियों के कत्लेआम के सिवा तो कुछ नहीं मिला। अब इसराइल ने लेबनान, तुर्किया और कतर में हमास रहनुमाओं पर हमले करने की धमकी दे दी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आलमी अमूर की माहिर शाजिया अनवर चीमा साहिबा। गुड मॉर्निंग मैम। 7 दिन के सीज फायर के बाद ये उम्मीद पैदा हो रही थी, जाहिर की जा रही थी, जंग बंदी का मुआहदा आगे बढ़ेगा, लोगों को थोड़ा और सुकून मिलेगा, मगर सीज फायर के बाद इसराइली बर्बरियत में मजीद इजाफा देखने को मिला। इस जंग का अंजाम क्या देख रहे हैं? ये जंग जो है वो इससे ज़्यादा लीथल हो जाएगी और लंबी भी हो जाएगी। ये तो हम हमेशा से शुरू से ही बात कर रहे हैं कि ये जंग आसानी से ख़त्म होने वाली नहीं है। इसमें क्योंकि टारगेट जो हैं इसराइल के वो बहुत क्लियर है। वो हमास को बिल्कुल ख़त्म करना चाहता है और गज़ा की पट्टी को खाली करवाना चाहता है। हम्म और जब तक उसके ये 2 टारगेट अचीव नहीं होंगे वो इसी तरह से काम उसका चलता रहेगा। वो वहाँ पे उसका प्रॉब्लम जंग की हार और जीत नहीं है। उसका मसला है लोगों को इवैक्यूएट करना, या फ़लस्तीनियों के इलाकों से निकाल बाहर फेंकना और उस और फ़लस्तीनियों का साथ देने वाले या उनके जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको बिल्कुल डिफंक्ट कर देना, लेकिन शाजिया डिसमेंटल साहबा, कर देना। हमास को ख़त्म करने के बहाने से वहाँ पे मासूम लोगों को ख़त्म किया जा रहा है। वहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि हम गाज़ा को पार्किंग ट्रैक बना देंगे, हम इसे वाइप आउट कर देंगे। और अब तो लेबनान को भी धमकियाँ दी जा रही हैं कि अगर हिजबुल्लाह की जानिब से कार्रवाई ना रोकी गई तो लेबनान का भी यही हाल करेंगे, हिजबुल्लाह को पीछे पड़ जाएंगे, हिजबुल्लाह को भी ख़त्म कर देंगे। तो इसमें समझने की बात ये है कि हमास जो है उसकी क़यादत जो है वो नहीं मालूम कि कहाँ बैठी हुई है और उसको लोकेट करना जो है वो गज़ा की बमबारी हमास को ख़त्म करने में किसी सूरत भी कारगर नहीं है। ये बात पूरी दुनिया का मीडिया भी कर रहा है, ये एनालिस्ट भी कर रहे हैं कि आप अपने एआई जनरेटेड जो इनके टारगेट सिस्टम है जिसके ज़रिए से आपने 10,000 से ज़्यादा एयर स्ट्राइक्स गजा स्ट्रिप पे कर दी हैं एग्जैक्टली। और आप ये जानते हैं कि वहाँ पे हमास के लीडर मौजूद नहीं हैं और आपका एआई सिस्टम इतना इस मामले में सफिशिएंट है कि वो आपको बता भी रहा है कि पर टारगेट आपके पास कितनी कैजुअलिटीज होंगी जी। सिविलियंस की। ये अगर बाहर दुनियाते फिर रहे हैं तो गलत बयानी कर रहे हैं। इस पे बाकायदा एक रिसर्च रिपोर्ट आ गई है कि इनका जो एक इंटेलिजेंस सिस्टम है जिसको ये गॉस्पेल कहते हैं, जी, जी। हब्सारा उसका हिब्रू नाम है। वो ये जितने भी टारगेट जनरेट करते हैं ये उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेट करते हैं जिसको ये रेड, येलो और ग्रीन फिर कलर कोडिंग करते हैं और वो इनको बता देता है कि ज़मीन पे कितने लोग जो हैं वो इनके इस एक एक्सपेक्टेड टारगेट को एलिमिनेट करने में लेटरल डैमेज बन जाएंगे। इसके बावजूद ये ऐसा करते हैं और सिविलियंस को जो है वो ये अंधाधुंध कत्लेआम उनका किए चले जा राज़िया रहे साहिबा, हैं। जैसे अभी इसी आपने वजह से ज़िक्र किया एआई सिस्टम गॉस्पेल का, ये अभी गार्डियन ने इस पे आर्टिकल छापा भी है पूरा इन डिटेल। तो ये कहिएगा कि क्या इज़राइल एज़ अ लेबोरेटरी, एज़ अ टेस्टिंग लेबोरेटरी यूज़ कर रहा है इस पूरे खित्ते को, जहाँ पर अपने वेपन्स, अपने जो सॉफ्टवेयर्स हैं उन्हें टेस्ट किया जा सके ताकि वो फिर दुनिया में महँगे दामों बेचे जाएँ? इसको मैं बिल्कुल मैं इसको अदर वे अराउंड समझ रही हूँ कि इसराइल ने इससे पहले इनको टेस्ट कहीं नहीं किया हुआ था। हाँ, इस बैटल ग्राउंड में ये टेस्ट करके उनका फेलियर पूरी दुनिया के सामने ज़रूर लेके आ रहा है। इनके इसी एआई सिस्टम जो है उसके अंदर इतने फ्लॉज सामने आए हैं कि अब इस पे ये बात हो रही है कि क्या ह्यूमन इंटेलिजेंस के बगैर एयर स्ट्राइक्स और हमले करना जो है वो वॉर की सिचुएशन में लीगल भी होना चाहिए या नहीं। बिल्कुल। इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ने अपना बकायदा स्टार्ट कर दिया, अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है इसराइल के वॉर क्राइम्स के ऊपर जो भी उनके चार्जेस हैं उसका प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें ये समझने की ज़रूरत है कि इसराइल इस वक्त अब इस एजेंडा पे काम कर रहा है कि वो फ़लस्तीनियों को ख़त्म करना चाहता है। हमास ख़त्म करना जो है, हमास तो एक आइडियोलॉजी है, हमास को ये कैसे ख़त्म करेंगे? या हिज़्बुल्लाह को कैसे को ख़त्म करना, क्या ख़त्म करना होता है? ये तो हम जानते हैं कि जितने भी ये पैरेलल आर्मीज़ होती हैं या नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं, दे आर बेस्ड ऑन आइडियोलॉजीज़।
इनको आप कैसे खत्म कर सकते हैं? आप एक इंडिविजुअल खत्म करेंगे, उसी आइडियोलॉजी को मानने वाले 10 और पैदा हो जाएंगे। ये एग्जैक्टली। फलस्तीनियों को खत्म करना चाहते हैं और उस पूरे इलाके को फलस्तीनियों से पाक करना चाहते हैं जी हाँ। वंस फॉर ऑल। और उसमें अगर इस वक्त जो है इंटरनेशनल इंटरवेंशन नहीं हुई तो जितनी कैजुअलिटीज ये कर रहे हैं, और खास तौर पे एक और बात जो है हमारे नाजरीन के लिए बहुत जरूरी है कि ये जितने भी लोगों को मार रहे हैं उसको बकायदा ये कह रहे हैं कि ये शॉक वेव्स के लिए है। हम हम्म। लोगों को डराना चाहते हैं, हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि अगर आप यहाँ रहे तो आपके लिए पॉसिबिलिटी ही नहीं है। इन्होंने एक मैप इशू किया है दुनिया को की आंखों में धूल झोंकने के लिए कि हमने फलस्तीनियों को बता दिया है, खासतौर पे गजा में और वेस्ट बैंक में कौन कौन से इलाके डेंजरस हैं, वहां पे मत जाएं। अब हम्म। जब लोग उन इलाकों की तरफ जहाँ पे जो इनको सेफ जोन इन्होंने कहा हुआ है उनकी तरफ वहां पर भी हरकत हमले करते करते हैं, हैं। ये उन पे बम्बार्डमेंट करते हैं। बिल्कुल। अच्छा। तो ये बिल्कुल ऐसा जी। जी शाज़िया जी, अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हकूक़ के इदारे गज़ा में इंसानी अलमिया के ख़ात्मे का मुतालबा कर रहे हैं, मगर उनकी आवाज़ ना मगरिब पर कोई असर कर रही है और ना ही इसराइल पर। और इसराइल की जानिब से जो जंगी जराइम है उनको रोकने पर आमादा करने में सब लोग नाकाम नज़र आ रहे हैं। तो फिर इसराइल को लगाम कौन डालेगा? तरीका क्या है? किस तरह से ये सारा सिलसिला रुक सकता है? मैं डे वन से यही कह रही हूँ कि अमेरिका जो है वो बहुत इस मामले में पैनिक का शिकार है। रिसेंटली भी जो बाइडेन ने कहा है कि जो इसराइल की वॉर स्ट्रेटजी है ये स्ट्रेटेजिक फेलियर बन जाएगी, ये जीत कर भी हार जाएंगे। हम्म। क्योंकि अगर ये क्रिमिनल कोर्ट में चले जाते हैं इंटरनेशनल और वहाँ पे ये जेनोसाइडिकल और वॉर क्रिमिनल बन के सामने आते हैं तो क्या वैसी जीत का क्या जीत हुई? और उसमें इनके साथ के सारे एलाइज जो हैं वो हिस्ट्री उनको उनको हारने वालों की तरफ खड़ा करेगी। कहने का मतलब ये है कि इस वक्त इसराइल को नॉन स्टेट एक्टर्स ही रोक सकते हैं। और इसको इधर से हिजबुल्लाह और हमास इस पे अगर डायरेक्ट अटैक कर दें, जो कि फिलहाल नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो अभी भी निगोसिएशन की टेबल पे रहना चाहते हैं, पॉलिटिकली वो यहाँ पे मैस बम्बार्डमेंट नहीं करना चाहते हैं। अगर इन्होंने पेशेंस को इस हद तक आजमाया जो कि हिजबुल्लाह कह रहा है कि मेरे सब्र को नहीं आजमाओ तो मैं इस जंग में नहीं कूदूंगा, हम्म। तो तो शाजिया इनका साहब अभी इनको नॉन इनको स्टेट जवाब वहीं एक्टर्स से का आप मिलना जिक्र है। कर रही हैं, अगर नॉन स्टेट एक्टर्स की जानिब से बाकायदा तौर पर ऐलान जंग कर दिया जाता है तो फिर क्या सूरत हाल होगी? फिर तो कई ममालिक हैं वो भी इसकी जद में आएंगे, फिर तो ये एक आलमी जंग का जो है वो शक्ल इख्तियार कर जाएगी ये सारी सूरत हाल। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और इसी से बचने की कोशिश हो रही है कि जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं वो आप भी समझते हैं, मैं भी समझती हूँ कि वो वैक्यूम में आइसोलेशन में काम नहीं कर रहे जी जी, होते, उनके पीछे बतौर 12 प्रॉक्सीज स्टेट्स होती बिल्कुल। हैं। हम्म। बिल्कुल। तो वो ये जंग एक ऐसी जंग बन जाएगी जिसका हिस्सा कोई भी नहीं बनना चाहता, लेकिन उस जंग में झोंक दिया जाएगा बहुत से ऐसे शाज़ी साहबा मुल्कों को एक जिनको जबरदस्ती। ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और वो ये कि जो आइंदा आने वाला साल है उसे इंतखाबात का साल अगर हम कहें तो गलत नहीं है। दुनिया में बहुत सी तब्दीलियाँ होंगी, कई हुकूमतें चेंज होने वाली हैं, तो इस जंग को भी आप देख रही हैं, तो क्या लगता है पूरा अगर दुनिया का नक्शा खींचें तो वो क्या सूरत हाल आपको लगता है कि होने वाली? ये जंग जो है एक डिसाइसिव पॉइंट साबित होगी हिस्ट्री के लिए। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल और बहुत मज़का खेज मिसाल जो है वो ट्रम्प की है, जी। जिसने रिसेंटली जो बाइडन को कहा है कि तुम वॉर क्रिमिनल हो, तुम जेनोसाइड कर रहे हो। हालांकि उसकी आपने देखा होगा सारी कैंपेन ही एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट्स पे चलती है, जी जी। लेकिन वो ये फोरसी कर गया है कि आने वाला वक्त जो है तारीख में वही बचेगा जो कि ये जो वॉर क्राइम्स हो रहे हैं हम्म। इनके बारे में आवाज उठाएगा। अगर उस जैसा बंदा और उसके लॉबियस्ट उसको इस वक्त समझा रहे हैं हालात की नजाकत कि तुम अगला इलेक्शन मुस्लिम सेंटिमेंट्स के साथ जीत सकते हो, तो आप अंदाजा लगा लें कि बाकी दुनिया का इस वक्त क्या हशर हो रहा जाजिया जी, होगा। अगर ये और उनके जंग पावर फैल जाती कर्नल है खुदा न खास्ता, तो कितना बड़ा चैलेंज है ये आलमी बिरादरी के लिए, मुस्लिम उम्मा के लिए, इसको रोकना फैलने से पहले? मुस्लिम उम्मा जो है वो तो दिन रात इसी कोशिश में है कि ये ना फैले, क्योंकि वो इसके डायरेक्ट जो है इफेक्टिव भी हैं, वो इस एरिया के डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स भी हैं। हम्म। ओआईसी के इजलास में एक ग्रुप तश्कील दिया गया जिसको ये काम सौंपा गया कि आप जाके डिप्लोमेटिकली पूरी दुनिया को बताएं कि इस जंग के फैलने के असरात क्या होंगे।
बात ये नहीं है कि हम इस जंग में घुसना नहीं चाहते हैं या हमारे पास कैपेबिलिटी नहीं है। बस हम नेतन्याहू की तरह सिर्फ दीवाने और मजनून नहीं हैं। हम ये समझते हैं कि इसके और भी हल हो सकते हैं और उसका नतीजा भी हमारे सामने आ रहा है कि उन्होंने P5 कंट्रीज से मुलाकात की है। वो जितनी भी इंटरनेशनल ऑलरेडी स्केड्यूल्ड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, समिट्स होते हैं, उनमें जाते हैं और एज़ अ गेस्ट वो बात कर रहे हैं। इधर रिसेंटली मेडिटेरेनियन जो है वो समिट हुआ, वहाँ पे वो पहुँचे, इसराइल ने आने से इनकार कर दिया जी कि पूरे यूरोप के अंदर जितने भी समिट्स हो रहे हैं वहाँ पे वो माउथपीस बन गए हैं फ़लस्तीन का। तो कहने का मतलब ये है कि अभी तक तो मुसलमान अक्ल का दामन हाथ में थामे रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं कब तक हमारा सब्र जो है वो आजमाया जाएगा और हम ब्रॉडर पिक्चर देखते रहेंगे कि ये जंग फैले ना, ये जंग इस तरह से जी ना बिल्कुल, फैले और कि फिर ये यकीनन किसी ना तीसरी किसी जंग को तो कोई अजीम बन जाए। डिसाइसिव एक्शन लेना है इस सारी सूरत हाल में। शाज़िया अनवर चीमा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया और गज़ा में इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है उस पर अपना तज्जिया पेश किया। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर हो रहे हैं। तो नाज़रीन, अब मईशत की बात करते हैं और इस हवाले से कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं आपके साथ शेयर करते हैं। मुल्की मईशत बहाली की राह पर गामज़न है। IMF के साथ मुज़ाकरात कामयाबी से मुकम्मल हो गए हैं Finally. और जी बिल्कुल फाइनली और इसी माह IMF से 70 करोड़ डॉलर की अगली किस्त मिलने का इम्कान है। डॉलर की तनज़्ज़ुली का सिलसिला जारी है, रुपए की कदर बेहतर हो रही है, सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो रहा है। फिर हमने ये भी देखा है कि जी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट एक के बाद एक रिकॉर्ड कायम कर रही है और गुज़िश्ता रोज़ मुल्क की तारीख में पहली बार 100 इंडेक्स 62,000 की नफ्सियाती हद अबूर कर गया है। वजारत ख़जाना ने माहाना इक़्तिसादी रिपोर्ट में ये दावा किया है कि दिसंबर में महंगाई की शरह में भी कमी आएगी। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मईशत डॉक्टर खाका नजीब साहब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कैसे हैं आप? जी, गुड टू बी विद यू। आई एम वेल जी, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू। अच्छा, दावा ये सामने आ रहा है कि IMF का जो ये मुआहिदा हुआ है, जो मुज़ाकरात हुए हैं वो कामयाब हो गए हैं, मगर IMF के एग्जेक्टिव बोर्ड का जो 14 दिसंबर को इजलास होने जा रहा है, शेड्यूल इजलास, इसमें क्या कुछ होगा? मज़ीद क्या सीन है? क्या मज़ीद कोई चीज़ें सामने आएंगी? क्या मज़ीद आवाम पर टैक्स बढ़ेगा? तो शहरबानो, बात यह है कि पाकिस्तान की मईशत इस वक्त जहाँ पे खड़ी हुई है वो IMF के बगैर जो अपना एक्सटर्नल का नीड है उसको पूरा नहीं कर सकती। हमें तकरीबन 25 अरब डॉलर इस साल रोल ओवर्स, फाइनेंसिंग, दोस्त ममालिक से, ये जनीवा के प्लेजेस से, रीफाइनेंसिंग कमर्शियल की, ये सब जब जमा करें तो हमें तकरीबन 25 अरब डॉलर चाहिए हैं। इनको पूरा करने के लिए IMF की अम्ब्रेला ज़रूरी है। जुलाई में IMF का जब एग्रीमेंट हुआ, हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर 8.7 अरब डॉलर पे चले गए। तब से आप देखिए कि थोड़ी सी हमारी जो करेंसी की मूवमेंट है वो स्मूथ हो गई है, थोड़ा सा मालियाती खसारा संभला है, एक्सटर्नल का खसारा संभला है। जो हमारे गिरने की शरह है हमारे रिजर्व्स की, वो भी कम हुई है, इस वक्त तकरीबन 7.2 अरब डॉलर पे हैं। फिर 30 सितंबर का रिव्यू हो गया। दैट वाज अ गुड थिंग फॉर पाकिस्तान बिकॉज IMF का एक स्टैंप ऑफ अप्रूवल कि आपने पहले 3 माह में अपने जो अहदाफ हैं उनको मीट किया है, आप रिफॉर्म प्रोसेस पे रहे हैं। दो, याद रखिए कि ये एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट है, ये IMF की एक्सटेंडेड फंड यानी कि जो 3 साल फैसिलिटी होती है, ये बिलाशुबा ये स्टैंड बाय अरेंजमेंट है, लेकिन 14 दिसंबर के इजलास में पाकिस्तान का केस जो है वो शामिल नहीं है। IMF का जो इजलास हो रहा है, हालांकि मुज़ाकरात तो कामयाब हो गए, इसकी क्या वजह है? तो एक तो ये है कि व्हेन दे वेंट बैक, उन्होंने कहा था कि हम रिकॉन्फर्मेशंस लेना चाहते हैं इसी 25 अरब डॉलर की, जिसका जिक्र मैंने आपके साथ किया है। उसमें से अभी एक 3 अरब डॉलर की कॉन्फर्मेशन जो है वो सऊदी अरेबिया ने दी। उन्होंने कहा कि हमारा 5 दिसंबर का जो रोल ओवर है वो 1 साल के लिए एक्सटेंड हो गया। अच्छा, तो देन वन वुड हैव थॉट कि IMF हैज ऑल द कॉन्फर्मेशंस इन द बैग एंड देन रिकॉन्फर्मेशंस, बिकॉज़ कॉन्फर्मेशंस तो तभी हो जाती हैं जब स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होता है जी। और उसके बाद एक रिकॉन्फर्मेशंस एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेवल पे भी आ जाती हैं। अब उसके बाद 14 दिसंबर तक पाकिस्तान का ये बोर्ड इसलिए हो जाना चाहिए था कि ये 700 मिलियन डॉलर इम्पॉर्टेंट हैं, इसके साथ जुड़े हुए हैं 1.5 अरब डॉलर जो हमें बाकी मल्टीलैटरल्स जो वर्ल्ड बैंक, ADB के प्रोग्राम्स हैं उनसे लेने हैं। आई थिंक कि इस वक्त IMF को बीइंग आवर पार्टनर इन दिस प्रोसेस ऑफ स्टेबिलिटी खुद ही एक प्रेस रिलीज जारी करनी चाहिए और ये क्लैरिफाई कर देना चाहिए कि क्या ये स्केड्यूलिंग का इशू है या रिकॉन्फर्मेशंस अभी तक कुछ बाकी हैं या
टाइम डिले हो गया, जो खाकाना भी जी साहब, अभी वजूहात। हालिया दिनों में हम स्टॉक एक्सचेंज में जो बेहतरी देख रहे हैं, आप क्या कहते हैं कि ये आईएमएफ से जो मुआहिदा हुआ उसके समरात हैं या फिर कोई रियल टाइम एक्शन लिया गया है मईशत को ठीक करने के लिए? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आईएमएफ की एडजस्टमेंट्स की वजह से जो इनिशियल स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, कामनेस है मार्केट्स में, एक ये वजह है। दूसरी ये वजह है कि जो आपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस लिए, जी। यानी कि इन्फोर्समेंट के एक्शंस, अफगान ट्रांजिट ट्रेड पे, स्मगलिंग पे, होर्डिंग पे और डी डॉलराइजेशन पे, इसने एक मार्केट को तकवीत दी है कि यू आर सीरियस अबाउट टेकिंग एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स व्हेनेवर एंड वेरेवर रिक्वायर्ड, और रेट ऑफ द स्टेट आप एग्जर्ट करना चाहते हैं। तीसरी बात यह है कि आपने थोड़ा सा एक इन्वेस्टमेंट का रुझान जो है उसकी तरफ आप चले हैं, और आपने ये कहा कि हम शायद मुल्कों से इंटरैक्ट करना चाहते हैं थ्रू दी SIFC, ताकि हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाएं। और ये भी साथ साथ याद रखिए कि 8 फरवरी की जो तारीख है और जिस तरह मुल्क इलेक्शंस की तरफ बढ़ रहा है, वो एक सर्टेनिटी क्रिएट करते हैं कि मुल्क जो है वो चला जाएगा एक लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ, जिसकी हमें उम्मीद है। तो अगर इन सब में खाकान साहब, ये वजारत ख़जाना की जानिब से प्रेडिक्शन की गई है कि दिसंबर में महंगाई की शरह में कमी होगी और मज़ीद जो रेट्स हैं वो कम होंगे। तो जो फैक्ट्स देख रहे हैं हम, और आप तो ज़्यादा इस चीज़ को समझते हैं, क्या ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है? सो इसको बिकॉज इस वक्त जो काम है इसमें कोई शक नहीं है कि महंगाई की शरह जिस तरह बढ़ी है पिछले कई महीनों में, और नवंबर में फिर ये 29% को जो हमारा CPI है, जो जनरल इन्फ्लेशन है मुल्क में, वो फिर ईयर ऑन ईयर बढ़ गई थी। अब ये अस्यूम किया जा रहा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी, गैस, ये सारी प्राइस पास थ्रूज हैं, ये हो गए हैं, और पाकिस्तान में थोड़ी सी क्रॉप्स बेहतर आ रही हैं, थोड़ी सी इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन रुपए की वजह से संभल गई है, तो जो बेस इफेक्ट भी आ रहा है, यानी कि पिछले साल भी दिसंबर में बहुत बड़ी हुई थी, तो उसके ऊपर इतना बढ़ना शायद मुमकिन नहीं होगा। तो कीमतें कम नहीं होंगी, बिकॉज लोग देन कंफ्यूज कर जाते हैं। जो कीमतों के बढ़ने की शरह 29% नवंबर में है, वो दिसंबर में इससे नीचे आ जाएगी। ये उम्मीद शायद दुरुस्त साबित हो, बट अभी भी इन्फ्लेशन एक, यानी कि कीमतों के बढ़ने की शरह इन्फ्लेटेड लेवल पे है, और हमें बहुत से इक़दाम करने हैं। मालियाती खसारे को कम करना है, एक्सपेंडिचर्स कम करने हैं, ये सब काम, ताकि हम अगले 3-4 माह में इसमें एक खातिर खा कमी देख सकें। ये है इस वक्त इन्फ्लेशन की आउटलुक। इन्फ्लेशन ने मुल्क में लोगों को तकलीफ दी है, इसमें कोई शुबा नहीं है, और हुकूमत को इस पे तंदही से काम करना चाहिए। अपने खर्चे कम करें, अपने टैक्सेस बढ़ाएं, अपनी बोरोइंग कम करें। हुकूमत को मुनासिब एक्शन लेना चाहिए, अपने खर्चे कम करें। बहुत शुक्रिया खाकान अजीब साहब, आपने सुनो पाकिस्तान और इस वक्त मुल्क में जो मुआशी सूरत हाल है उस पर अपना तज्जिया पेश किया। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। सर्दी आ चुकी है और इसको वैसे कहा जाता है ऑफिशियली वेडिंग सीजन। हाँ जी, और शादियों के कार्ड्स भी मिलना शुरू हो गए। मैं तो शादियां खा रही हूँ, आपको भी कार्ड मिलना शुरू है। मैं तो पता नहीं, हर रोज किसी ना किसी शादी का इनविटेशन आया होता है, और वो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको आप इनकार नहीं कर सकते, चाहते हुए और ना चाहते हुए भी आपको जाना पड़ता है। अच्छा, मुझे भी कार्ड्स मिल रहे हैं, तो अभी देखें। और आप जा नहीं रहे? नहीं, अभी तो आनी है ना वो शादियां। अच्छा कार्ड्स मिलना शुरू हो गए। शादियां तो आ चुकी हैं अजीम, लेकिन हम एक चीज देख रहे हैं कि हम अब जो ट्रेंड चल गया है, ये कितना खतरनाक है कि एक शादी को देखने के बाद अगर वो हम किसी सोशल मीडिया पर देख रहे हैं किसी एलीट क्लास की शादी है, तो हम चाहते हैं हमारी शादी में भी वही सारी चीजें हों। हम चाहते हैं हमारी शादी में भी वही खाने बहुत ज्यादा आ गए हैं अब तो, पूरे हफ्ते की शादी। एग्जैक्टली, ब्राइडल शावर हो गया, बैचलर पार्टी हो गई, कवाली नाइट हो गई, और पता नहीं कौन कौन से संगीत हो गया, मेहंदी, माइयों, पता नहीं क्या क्या, बारात वलीमा। बड़ा स्पेसिफिक होता था पहले शादी हमारे यहाँ के, बस गए बारात, निकाह किया, उसके बाद वलीमा कर दिया। ये मेहंदी भी नहीं थी पहले, लेकिन अब मेहंदियां भी हैं, बारात भी हैं, वली हमने भी करवाई, मैंने भी करवाया सारा कुछ। शहरबानों को मैं थोड़ी दाद दूंगा कि आज बड़ा अच्छा टॉपिक इन्होंने सिलेक्ट किया, इस पर अब बात करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट भी मौजूद हैं, होम एक्सपर्ट हैं और इरम
नईम साहिबा सुनो पाकिस्तान में आज मौजूद है। इरम साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इससे पहले मैम मैं आपसे पहला सवाल करूं, अपने व्यूवर्स को बता दें कि इस सेगमेंट में आप कॉल्स भी कर सकते हैं, नंबर टेलीविजन स्क्रीन पर आएगा और आप फ़ोन करके कोई भी आपके दिल की जो बात है और महंगी महंगी जो शादियां आजकल हो रही हैं उनसे क्या मसाइल हो रहे हैं पैदा, उस पर आप बात और कर जो पेरेंट्स हैं उनको क्या मसाइल आ रहे हैं और जो आगे से ख़वातीन हैं, बच्चियां हैं, बच्चे हैं, उनको क्या मसले आ रहे हैं, क्योंकि आपकी उतनी जेब नहीं जितना आपने दिमाग अपना बढ़ा लिया होता है। इरम साहिबा आपसे सवाल है मेरा कि हमने ये शादियों को इतना मुश्किल क्यों कर दिया है? वक्त के साथ जितनी महंगाई होती जा रही है वैसे वैसे चीजें भी मुश्किल होती जा रही हैं। अब देखिए कोविड में भी तो शादियां हुई ना, बहुत। अगर हमारे बच्चे, ये कोई कहता है हमें क्या, ये तो पिछले जमाने की बात है जब कहते थे जी ऐसे हो जाती थी, ये भी नहीं होता था, मेहंदी नहीं हो रही है, माइयों कौन, छोटे छोटे फंक्शन होते थे माइयों के, मेहंदी के घर के, जिसमें बिल्कुल आपके करीबी रिश्तेदार होते थे, जिनकी दुआएं होती थी, जिनकी नजर लगने का खदशा नहीं होता था और इतना मजा आता था उसमें, खूब हल्ला गुल्ला, हमारी नानियां दादियां सब नाच भी रहे होते थे, एंजॉय करते थे। प्री वेडिंग पार्टीज होती हैं, प्री वेडिंग शूट्स होते हैं। अब देखिए ये तो सब याशी के जुमरे में चले जाते हैं ना, ऐश करने के, जहाँ बहुत मजा आ रहा है, फन टाइम करने के लिए। लेकिन शादी जो है ये एक बेसिक देखा जाए तो दो लोगों का एक घर बसाना है। तो इसमें होता क्या है, आपको मैं मजे की बात बताऊं, अक्सर शादियां, अब पता नहीं रिपोर्ट होती है कि नहीं, अक्सर शादियां होती रह जाती हैं इन्हीं चीजों की वजह से। बीच में कहीं लड़ाई हो गई, दूल्हा दुल्हन की फैमिली में हो गई, दूल्हा दुल्हन में आपस में हो गई, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, शादी खत्म हो गई। 10 फंक्शंस हैं तो किसी एक फंक्शन में तो बदमज़गी होगी। बिल्कुल, और यहाँ ना हो, हमारे जगहों पे तो होना तो होता ही है कुछ ना कुछ। अब बताएं कि क्यों हम इस चीज पे बात करते हैं कि इतना बड़ा होना चाहिए सब कुछ, इतना लेविश होना चाहिए, फलाने किया हम भी करें। शादी के साथ और भी कई बिजनेसेस अटैच्ड है ना, जैसे केटरिंग का बिजनेस है, लाइटिंग है, फिर आपका बाकी डेकोर है, ये तो देखे जी, जो ड्रेसेस हैं वो इतनी महंगी हैं, ये जो डिजाइनर ड्रेसेस होते हैं। सबसे ज्यादा मसला है कि डिजाइनर आपको इतने 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 टुकड़ों में दे देते हैं कपड़े, जी। वो फिर आप दर्जी के पास लेके जाते हैं, वो फिर दर्जी इतने इतने टुकड़ों के अलग पैसे लगाता है और वो आपको एक टुकड़ों में एक कमीज तैयार करके दे देता है। क्या है ये? देखे नहीं, ये तो देखे हमारी अपने ये सोच है ना। एक कुछ अर्सा पहले मैं एक मतलब कपल से मिली, तो हमने उनसे पूछा कि आपने मतलब शादी के सिलसिले में ही बातचीत हो रही थी कि कितना आपका बजट रख रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्योंकि मैं कपड़ों वगैरह के साथ भी, इन लोगों के साथ भी मेरा काम होता है, कहीं ना कहीं अटैचमेंट होती हैं। तो मैं जाती हूँ, मैं बैठी हुई थी, मैं क्या आपका क्या बजट, आप क्या चाहते हो? तो बड़े सादा, बड़े प्यारी तरीके से बात की। लड़के ने एक बड़ा अच्छा सीरियस कपल था, आई मीन सीरियस अपनी लाइफ के बारे में, ये नहीं कि आप कहो कि जी वैसे ही वो बूढ़े हो गए थे और बाबा जी थे, अपनी लाइफ को लेके सीरियस कपल था। उसने कहा कि जी हम चाहते हैं कि हमारी बिल्कुल करीबी फैमिलीज अटेंड करें शादी को, और हमारे चंद दोस्त जो मेरे साथ बिल्कुल नियरेस्ट होते हैं, हर रोज हम मिलते हैं। और इसी तरह उस लड़की का भी यही था कि बस इतने से लोग, अच्छा ये अंडरस्टैंडिंग के साथ और बड़ा मसला है ना। अच्छा, फिर माँ बाप ने प्रेशर किया, मैं आपको बताऊं, जी हमारा पहला बच्चा है, बड़े बेटे की शादी है, अच्छी सी होनी चाहिए। हमारे साथ एक कॉलर है याया कराची से। याया बताइएगा क्या सवाल है आपका? पहले तो आप दोनों को सलाम हो। जस्ट आई वांट टू टेल यू दैट कि मैं आपकी गेस्ट को भी सलाम। मैं एक्चुअली बड़ा रेगुलर कॉलर में गुज़श्ता 15 सालों से तमाम चैनल्स का, लेकिन आपके प्रोग्राम में पहली दफा मुझे मौका मिला बात करने का। थैंक यू सो मच। तो अच्छा, तो बात ये है कि मेरी बहन देखें, बात ये है कि हम जब ये आपका भी टिकट चल रहा था, मजबूरी या दिखावा, तो दिखावा बहुत ज्यादा है कि दिखावे के चक्कर में हम इतने फंस गए हैं कि देखें, मैं एक सिंपल सी बात करूं, एक बंदा है जिसकी 4 बेटियां, अगर वो एक बेटी की शादी में वो दिखावा करेगा तो डेफिनेटली जब वो दूसरी की करेगा तो उसमें भी वही कुछ करना पड़ेगा। और यकीन करें कि लोग कर्ज लेके ये चीजें करने पे मजबूर हो जाते हैं, और माँ बाप का ये हाल होता है कि वो फिर जब 2 या 3 बेटी की शादी करते हैं तो किसी जोगे नहीं रहते। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि देखिए, जिसने अल्लाह ने जिसको तौफीक दी है वो करे तो कुछ समझ में आता है। लेकिन सिर्फ आप देखिए, जो आप एक्सपेंसिव खाना खिला लें, एक्सपेंसिव ड्रेस पहन लें, वो कुछ दिनों बाद लोग भूल जाते हैं ना। एक्चुअल जिंदगी तो उन बच्चों को गुजारनी होती है जिनकी जिंदगी होती है, फिर वो तल्ख हो जाती है। तो वो जो पैसे आप इतने पैसे हॉलों पे और इतने खर्च कर रहे हैं, तो वो आपको उस बच्चों के काम आ सकता है। स्पेशली मैं आजकल एक बात बताऊं कि देखें, मुझे जो फील होता है ना, अब आप अपने गेस्ट को बुलाते हैं, हमारी जो फोटोग्राफी में आजकल इतना ज्यादा पैसा लगने लगा, और मुझे लगता है कि ऐसे बॉलीवुड की फिल्म बन रही है। वैसे आपने सही निशानदेही की है, बड़ी अच्छी बात की है, लेकिन इसके अलावा आप कुछ सवाल भी पूछना चाह रहे हैं हमारे एक्सपर्ट से?
सवाल पूछना है, मुझे सवाल ये पूछना है, देखें हम अगर अपने आप को, अगर एक शख्स है जो अपनी बेटी की सादगी से शादी करना चाहता है, तो उसके ऊपर पेयर प्रेशर बाहर का इतना पड़ता है कि वो लोग कहते हैं कि जी अब क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, ये तो ये लोग क्या कहें से हम कैसे निकल सकते हैं अपनी मजबूरी में? बेहतरीन सवाल, लोग क्या बेहतरीन कहेंगे, सवाल। लोगों का काम है कहना। कहना। आपके सवाल का जवाब मैंने दिया। बिल्कुल सही बात है, आप बिल्कुल सही कह रही है, लोगों का काम है कहना। लेकिन जब गवर्नमेंट ने वन डिश पे लेकर आई थी तो हम सब आ गए थे ना। अब ये गवर्नमेंट का ही काम है, ये बताएं। दोबारा से मेरे ख्याल से ये हो करना गया है। चाहिए। अब ये गवर्नमेंट One ही dish। हर चीज में उसको इन्वॉल्वमेंट चाहिए। कोविड में जब रास्ते बंद किए, जगह काम की, तो शादियां हुई, कम बजट में हुई और लोग बड़े खुश थे। वो इरम साहिबा ये हुआ ना कि वो तो सब मजबूरन। बराबर हो गए ना। बराबर, हाँ। इस बराबरी पे आना होगा लेकिन अब हमें। तो ये कि अब हर बंदा अपनी हैसियत के मुताबिक कर सकता है, तो वो देखा देखिए देखिए, वाला जो रुझान है ना। ये एक वो सोच के साथ हमारी कौम को एक साथ खड़ा होना होगा कि ये भी हमारा भाई है, ये भी हमारा रिश्तेदार कोविड की है, आपने इसके example लिए दिया भी है। हमें कुछ करना है, तो हमें एक दूसरे के लिए हमें ये तो, करना है इरम साहिबा, कि हमें तो ये अपनी बड़ा मसला है। हम तो ये देखते हैं कि अगर लाइफ को चेंज करें। कपड़े हमने कोई बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं पहने, फलां ब्रांड के नहीं पहने, XYZ ब्रांड, तो हम तो बहुत कम दिखाई देंगे, हम तो अच्छे दिखाई नहीं देंगे। देखिए- फिर एक और ट्रेंड है कि हम शादी में कुछ अनोखा करेंगे कि हम जी। सोशल मीडिया पे छाएं। छा जाए। अब ये तो अपनी मतलब जहनी बीमारी कह लें या जहनी तौर पे आप मैं तो बीमारी कहूंगी कि आप कितना किसी के पीछे भागेंगे। क्या यही एक वजह है पंजाबी कि- की मिसाल है कि शरीकों को देख के मुंह थप्पड़ मार के नहीं लाल करना। तो इन्होंने ये सब किया हुआ, ये मत करें प्लीज। अपने आप को, अपनी जेब को, अपने उसको देखें कि क्या हम उसमें कर वैसे सकते हैं। इरम- लोग कर्जा ले लेते हैं। अच्छा, कर्जा किस पे लेते हैं? सूद पे। अब आप अपनी शादी को हराम बेस पे शुरू कर रहे हैं, जो Exactly, मैं यही कि कहने लगी गलत थी। है। इरम साहिबा, हाँ जी, ये जो हमने छोटी छोटी चीजों को कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर चलाते हैं, ये करेंगे तो वो देखेगा, ये करेंगे तो हाँ। फला हमें प्रेस करेगा, ये करेंगे तो लोग हमारी शादी का जिक्र करेंगे 4 दिन, ये करेंगे तो सोशल मीडिया पर छाएंगे, ये करेंगे तो कोई हमें कॉपी करेगा। तो ये जो हमने एक बड़ा पाक सा रिश्ता जोड़ने जाता है ना शादी जी, में, उसको बिल्कुल। तो हमने पहले ही शो ऑफ में डाल दिया। शो ऑफ में डाल दिया। ये अब वजह है बताएं। कि हमारी डाइवोर्स की जो इतनी ज्यादा परसेंटेज हो चुकी हुई। आज हम इस पे डिवोर्स पे नहीं बात करेंगे, क्योंकि ये तो अभी तो हम शादी है। शादी शुरू कर रहे हैं, वहां तक जाते देर हो जाएगी। लेकिन ये कि देखिए, हम अपनी बेस को गलत कर रहे हैं, लाइन ही गलत कर। जब आपकी एक लाइन गलत होती है, आपकी जिंदगी की सारी डगर गलत होती है। वही पैसा, वही चीजें आप इन्वेस्ट करें, इतनी महंगाई है। अब जब शादी होती है तो जॉइंट फैमिली में शुरू में अक्सर लड़कियां जाना पड़ता है। जी। यहाँ मोस्टली यही है, पंजाब में तो बड़े घर है ना, बिल्कुल। तो वो सोचते हैं कि इसी एक घर के हिस्से को इसका हिस्सा। उसकी बजाय अगर आप जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं, मियाँ बीवी दोनों, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी सेपरेट लाइफ शुरू करें, क्योंकि उनके ज़िंदगी का स्टाइल चेंज होता है। हम सही। लोग जो रह रहे हैं घरों में, हमारा फ़र्क होता है। हमारे घर कोई भी आए, मेहमान आ जाए, हमारे लिए दरवाजे खुलें। अब जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं, सुबह 9 to 5 है, वो जब घर आएंगे, उनके घर के पास 2 लोग 4 बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि हम आपके घर रहने आएंगे, तो कितना मुश्किल है। यहीं से सोचना शुरू करें। मेरा लेकिन कहने इरम का, साहबा, इतनी बात कहने का अलग मतलब लाइफस्टाइल अफोर्ड करना भी तो बड़ा मुश्किल हो जी। गया ना। अब अलग घर अचानक से लेना। नहीं, यही बता रही हूँ कि देखिए, अब शादी के लिए जब ज़रूरत शुरू होती है तो वलीमा और बारात का होता जी, है। जी। उस खर्चे को आप काम करें, उसको इन्वेस्ट करें। लेकिन इसमें फिर बड़ी- जेवर का आता है। सही। अब बहुत ज्यादा, अब देखिए जेवर कितना महंगा जी, है जी, ना। बिल्कुल। आप कपड़ों से, उसके बाद कपड़े, डिजाइनर, आप डिजाइनर पे मत जाएं, उसके रेप्लिका मिल रहा है, आप रेप्लिका ले सकते हैं। आपकी पिक्चर्स जो हैं वो सारी उम्र हमारी अलमारियों में रह जाती हैं, तो आप उसको कितना देखेंगे। लिबास भी दोबारा नहीं पहने दो जाते। पिक्चर्स आपकी कमरों में लगती हैं या 3 लग जाएंगी, पूरी की पूरी वॉल नहीं आप बनाते। वो अच्छा इरम साहिबा, इसमें एक क्यों और आप चीज ऐड इतना करूंगी, expense बड़ा कर रहे हैं? अच्छा ट्रेंड भी साथ आ गया और जो हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं जी। कि फंक्शंस को कम भी किया जा, जी, जिसमें से शैंडी आ हाँ जी, गई है। मेहंदी और बारात बारात एक इकट्ठी साथ, कर और दी। शलीमा, जी। यानी बारात और वलीमा वलीमा इकट्ठा रिसेप्शन हो भी गया। कर रहे हैं लोग, जी। निकाह करके एक छोटा सा रिसेप्शन भी कर रहे हैं, ये वाले लोग भी मौजूद हैं। जी बिल्कुल। लेकिन हम ये इनको दे follow रहे हैं नहीं ना, कर रहे। हम फॉलो, मैं आपको बताती हूँ अभी इसके बिहाइंड क्या होता है। इन्हीं लोगों ने इससे पहले जो फंक्शन रखे होते हैं वो एक अलहदा सीन होता है। अब हम कहाँ रोकें? ये हमें एक दूसरे के लिए काम करना होगा, अपनी जेब को देख के चलना पड़ेगा, वरना आप देखें मसाइल तो पहले ही है। अब हम क्यों पाकिस्तान के लिए हम परेशान होते हैं कि जी हमारे तो जो वज़ीरा हैं और ये लोग हैं, यही कशकोल लेके फिर रहे हैं, तो हम भी वही होते जाएंगे आस्ता इरम आस्ता। साहब, अभी मसले का तो पता चल गया, आपने जी। सही निशानदेही भी कर दी कि ये कुछ मुआशरे में हो रहा है। हो रहा है। अब हम चाहते हैं कि आप हमारे व्यूवर्स को इसका हल भी बताएं।
जैसे कोविड की एग्जांपल दे रही थी, वो जी। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी ना, हाँ तो जी। गवर्नमेंट के गेस्ट तो कोई जा नहीं सकता, मजबूरी थी सब कुछ, सबने छोटी शादियां की, तो क्या गवर्नमेंट कोई रूल बना दे जी, तो ही लोग बिल्कुल। बाज आएंगे, या इंडिविजुअली भी जो है वो प्रॉपर काउंसलिंग की जी, जरूरत मैं है? आपको यही बताती हूँ कि एक जब गवर्नमेंट आ जाती है बीच में ना, तो हम उसको ले लेते हैं कि हाँ Serious। अब शर्मिंदा नहीं होंगे हम, हमारे साथ तो कोई बिल्कुल। तो है ना। मजबूरी है। तो अगर इसी तरह हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं अब थोड़ा सा स्टैंड लें और बच्चों को कहें कि आप लोगों ने एग्जैक्ट ऐसे शादी करनी है। एक और रिवाज हुआ था कि जी मस्जिद में जाएगी लड़की भी, बादशाही जी, मस्जिद, बादशाही मस्जिद में जो- होता है निकाह वो होगा। भी एक्सपेंसिव होता था भाई। आप घर में निकाह आपके, देखिए निकाह का जो सीन है, पहले सब बच्चों को स्कूल में कॉलेजेस में बताया जाए, जिस तरह के मलेशिया में होता है, इनको बताया जाता है कि आपने निकाह कैसे पढ़ाना है, किसने पढ़ना है। सही। अपने आपका लड़की का बाप जब अपनी बेटी के लिए दुआ देगा और निकाह पढ़ेगा, उसकी और बात ही और होगी। पहले ये सीखें आप लोग, यहाँ से करें, फिर जब आप मौलवियों की उसके- बड़ी फीस है आजकल तो निकाह पढ़ाने की। अच्छा ये तो उसमें अभी पता नहीं है, हमें समझ नहीं है। और अगर कोई बहुत बड़े मौलवी साहब आ रहे हैं पढ़ाने के हाँ ना, लिए, ये भी ट्रेंड है। अजीब बड़े बात मौलवी साहब आपको आ गए हैं। बताऊं कि मैं सुन के हैरान थी कि शादी पे जो गेस्ट आए हैं उनको उन्होंने पे किया हुआ है, हाँ, उनको पे करके बुलवाया गया है कि जी हमारे ऐसे बड़े साइज लेकिन के गेस्ट मैम, आ रहे हैं, बड़े बिल्कुल, साइज की मैं तो गाड़ियां। वो बात सोच रहा हूँ मौलवियों शहरबानो, पे जब भी मौलवी बड़ा मौलवी आएगा, छोटा मौलवी, यानी ये भी मौलवियों में भी रैंक नहीं, है। लेकिन जी। अभी अभी अगर आपने बोला है कि जी मौलवी तो आएंगे और वो पैसे लेंगे, तो जब बाकी फंक्शनों पे इतना खर्चा हो रहा है तो फिर मौलवी साहब को भी मौलवी दे का दें भाई। खर्चा तो लेकिन मैं बिल्कुल तो कह रही बीच हूँ में कि रह मौलवी जाता साहब है। और वो खर्चे सारे जी, कम होने जी। चाहिए। लेकिन ये के बात ये है कि जब तक हम अपने जहनी तौर पे हम अपने आप को सेटल नहीं करेंगे, एक दूसरे का मुकाबला, मैसेज देंगी जी लास्ट ये पे आप? चीजें देखिए हमें बचपन से सिखाई जाती थी कि एक दूसरे नकल नहीं करनी, कहते थे ना, जी, जी। तुम भाई की नकल नहीं करो, बहन की नकल क्यों करते हो। तो क्यों नहीं समझते कि वही नकल आज हम उनके साथ करें, उसको छोड़ें, Very nice। फिर अपनी चीजों को सही एक करें। मैसेज दे दें आप कि क्या करना चाहिए लास्ट में। बेस्ट ये है कि अगर आप सादगी अपनाएं, सादा खाना, अब जो महंगाई हुई है तो लोगों ने बाहर खाना कम करके घरों में किया है, इसी तरह से आप आस्ता आस्ता अपनी ज़िंदगी को सादा और आरामदेह बनाएं, ना कि मुश्किल में पड़े। इतनी ज़्यादा नफ्सियाती बीमारियां आ रही हैं, इतनी बुरी तरह लोग बीमार हो रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा सोसाइटी में बाहर निकलें तो मुझे तो लगता है हर दूसरा तीसरा बंदा अगर चेक किया जाए तो वो नफ्सियाती मरीज है। जी, जी। मरीज है और वो बीमार है। तो अब ये जो बीमारियां वैसे भी कोविड के बाद भी हमें मिलती हैं, एहसास-ए कमतर बढ़ मेडिकल रहा है इतना इससे। महंगा है, सब चीज़ें, तो हमें अपनी जेब पे बोझ नहीं डालना, ठीक। एक लड़की के बोझ को और बोझ नहीं बनाना, हमें उसको कम करने के लिए कम से कम चीज़ों में कर लेना चाहिए। गुजारा होगा, शादी भी हो जाएगी, खुशी भी होगी, अपने ही होंगे तो बाहर के लोग आएंगे, नज़र लगती है जी, लोग आए, लोग बातें करेंगे, ए जी इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया। वो एक शादी बहुत बड़ी हो गई थी, उस पर तो इन्वेस्टिगेशन हो गई थी कि इन्होंने की कैसे है। तो क्यों भी आप अपने आप को इन्वेस्टिगेशन में डाल रहे हो, आप अच्छी आपने तरह से बिल्कुल दुरुस्त सादगी बात के की साथ इरम साहिबा, करें। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने वक्त काला सुनो जी, पाकिस्तान शुक्रिया को जी वक्त आपका। दिया। एंड आई एम श्योर हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको भी ये बातें अच्छी लगी और उन तक भी हमने सही रहनुमाई की इस टॉपिक को लेकर। कोशिश की है कि आप शो ऑफ से ज़रा दूर रहें और अपने आप को सोचें और सोचें कि जो पैसा आप लोगों को लगा रहे हैं दिखाने के लिए, वो अपने फ्यूचर के लिए भी लगा बजटिंग करें, मैनेज करके अच्छे तरीके से अपने जो लोग आपकी ज़िंदगी में मैटर करते हैं उनको बुलाएं और आप अच्छे तरीके से ज़िंदगी की, नई ज़िंदगी की शुरुआत करें जी। तो एक अभी आप छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर हो। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। जुलाई और अगस्त के जो बिल आए थे उन्होंने सबके कानों में से धुएं निकाल दिए थे। अजीम, आपका भी बिल कितना आया था? मैं बता तो नहीं सकता, लेकिन अच्छा खासा बिल आया था जी और लग समझ गई थी। फिर आपने क्या इंस्टॉलमेंट्स करवाई थी? अब उसके बाद से ये अलबत्ता जो है ना डिस्कशन स्टार्ट हो गई थी कि जी सोलर पैनल पे जो है ना घर को कन्वर्ट करना है करना किसी चाहिए। ना किसी तरह। हाँ, सोलर लगवा खैर लेनी उसके चाहिए। भी अपने ही अलग से मसले हैं कि बाद में बैटरीज चेंज करनी पड़ती हैं साल बाद, नहीं, 2 लेकिन साल एक्चुअली बाद। में हल वही है। वैसे जितने ज्यादा बिल आ रहे हैं और जिन मखसूस महीनों का आपने जिक्र किया है उनमें तो बहुत ज्यादा जुलाई बिल और आते हैं। अगस्त। बिल्कुल। बहुत बुरा हाल था। लोग पंखा ऑन करते थे और उनको बिल आए थे 40,000 50,000। तो इसी की तो क्या ही बात की जाए। मैंने पहली दफा सड़कों पे आवाम को, मतलब खुद पहले इससे पहले सुनते रोते थे हुए, कि लोग निकलते हुए एहतजाज देखा है। करते हैं, हर बंदे को मैंने परेशान देखा है। सबने बिल हाथों में पकड़े हुए थे और सब जाके सड़कों पर एहतजाज कर रहे थे। और वो मनाजिर बड़े तकलीफदेह थे, रो रहे थे लोग, कह रहे थे हमारे घरों में खाने का कुछ नहीं है और हमारे घर एक बल्ब है, एक फैन है और बिल्कुल। हमारा जो बिल आया वो 40,000 आ गया।
तो गर्मियों में सारिफिन को इतने भारी भरकम बिल क्यों आए, इस हवाले से होशरुबा इंकशाफात भी सामने आए हैं और ये बताया गया है कि जो ओवर बिलिंग की गई है उसकी शिकायत मौसूल हुई, उसके बाद समझ में आया मेरे ख्याल से शहरबानो की ये जो सारी इंक्वायरी हुई है और इसमें क्या कुछ सामने आया है, हमारे गेस्ट हमारे साथ जो है ब्यूरो चीफ मौजूद है कामरान खान साहब, उन्हीं से पूछते हैं। वेलकम कामरान, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान, कैसे हैं आप? जी थैंक यू। जी अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। अच्छा, तो कामरान ये बताइएगा क्या इंकशाफात हुए जो नई रिपोर्ट आई है? जी बिल्कुल, देखिए ये जो नेपरा की ये रिपोर्ट है, और नेपरा वो इदारा है, नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो कि जितनी भी ये बिजली कंपनियां हैं इन सारे मामलात के लिए ये एक वॉचडॉग का काम करता है। चेक एंड बैलेंस जो है वो इसकी डोमेन में आता है, यानी ये नज़र रखता है कि जी ये बिजली कंपनियां और ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, डिस्कोस जिन्हें हम कहते हैं, ये सही तो अंदाज में काम कर रही हैं, कहीं इनमें कई गड़बड़ तो नहीं है इनके मामलात में। तो इनकी ये रिपोर्ट आई जो हम अभी देख रहे हैं स्क्रीन पर, कि जिस रिपोर्ट में बाकायदा तौर पर ये कन्फर्म किया गया है इन्वेस्टिगेशन के बाद कि जुलाई और अगस्त जो कि पीक मंथ्स होते हैं, यानी पावर कंजप्शन के हवाले से बिजली सबसे ज़्यादा इन 2 महीनों में इस्तेमाल होती है, वो उन 2 महीनों में 1 करोड़ सार्फिन के साथ ओवर चार्जिंग की गई। ओवर चार्जिंग का मकसद ये था कि 30 दिन का जो 1 महीने का बिल होता है, यानी जो 30 दिन का आना चाहिए था, वो उन्होंने 40 दिन का बना के भेजा था इन दोनों माह में, यानी 10 दिन एक अजाफी किए और 10 दिन दूसरे अजाफी। और इसमें जो है वो अरबों रुपए की, यानी ये करोड़ों की नहीं बल्कि अरबों रुपए का उन्होंने ओवर चार्जिंग की है। और ये करप्शन क्या, इसको धोखाधड़ी कहेंगे, इसको यानी कि आंखों में धूल झोंकना कहेंगे। अच्छा, और सार्फिन के साथ जो है एक बहुत बड़ा स्कैम था ये। 1 करोड़ सार्फिन के साथ ये सारा मामला पेश आया है। तो किस तरह से पता चलेगा कि वो 1 करोड़ में कौन कौन से लोग शामिल हैं? क्योंकि जो लोग हमें सुन रहे हैं वो किस तरह से ये चेक कर सकते हैं कि वो भी इसमें शामिल है? उनके साथ भी धोखा हो गया। हाँ, और दूसरा कार्रवाई क्या की जाएगी? जी देखिए नेपरा जो है वो एक रेगुलेटर का काम करता है। उसने तो कह दिया, डिटेक्ट कर दिया कि जी ये चीज़ हुई है, यानी ये करप्शन हुई है, और इसको रद्द नहीं किया जा सकता। यानी ये कोई हवाई खबर नहीं है, बल्कि नेपरा जो कि रेगुलेटर है उसने खुद अपनी रिपोर्ट में जांच पड़ताल के बाद ये चीज़ की है। अब उन्होंने, नेपरा ने ये सिफारिश की है कि जी ये जो अजाफी पैसे वसूल किए गए, यानी अजाफी यूनिट्स डालकर और अजाफी मुद्दत डालकर, तो इसको एक तो सार्फिन को वापस किया जाए, और फिर उन्होंने रिकमेंड किया है कि ये डिस्कोस जो हैं या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो हैं इनके खिलाफ बाकायदा कार्रवाई की जाए। अब होना ये चाहिए कि फौरी तौर पर ये जो जितनी भी अजाफी रिकवरी की गई इन 2 महीनों में। अच्छा, एक चीज़ और है इसमें कि ये सिर्फ कहने की बात है कि वो 10 दिन जो है ना वो अजाफी डाल दिए गए, और 2 महीनों के लिए, यानी 10 दिन जुलाई में और 10 दिन जो है वो अगस्त में डाल दिए गए। लेकिन इन 10 दिनों के अजाफी यूनिट से आप समझ सकते हैं कि आपका जो टैरिफ है उसकी स्लैब कहां से कहां पहुंच जाएगी। यानी और उसकी वजह से सिर्फ टैरिफ नहीं होगा, उसमें आपके जितने टैक्सेस वसूल किए जाते हैं बिजली के बिलों में, वो तमाम के तमाम जो हैं वो भी एस्केलेट होंगे। इसके अलावा वो जितने वहाँ पर ड्यूटीज़ हैं, जितने वहाँ पर इवन फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस जो हैं, यानी हर जो कटौती हो रही है, यानी जो आपसे टैक्स चार्जिंग हो रही है, हर कैटेगरी में आपसे अजाफी पैसे जो है वसूल किए जाएंगे। तो ये सिर्फ 10 दिन कहने की बात है। आसान अल्फाज में हमारे व्यूवर्स को बताया जाए कि उतना टैक्स एक्चुअली में है नहीं जितना बिल में बताकर वसूल किया गया। जी बिल्कुल, और ये अगर हम तो ये कह रहे हैं ना सर कि ये 10 दिन के अजाफी जो है ना वो पैसे चार्ज कर लिए गए, ये कहने की बात है 10 दिन। इससे जो टैक्सेस मल्टीप्लाई हुए, यानी वो तमाम के तमाम वो भी सारे बढ़े, और इस तरीके से ये बिल जो है वो कहीं का कहीं पहुंच गया। वो जो आपने कहा ना कि जी वो कानों से धुआं निकला, धुआं नहीं निकला बल्कि चिरागों में रोशनी ना रही जब ये बिल आए। और उन दिनों आपको याद होगा कि उन दिनों लोग वाकई सड़कों पर थे, बिल्कुल, और अब बिल उन्होंने हाथ में पकड़े हुए थे, और ये कहते कि ये कैसे हो सकता है कि हमारे घर में ये कंजप्शन है बिल की, बिजली की, और जो बिल आया है वो किसी तो और भी उसके साथ कॉरेस्पॉन्ड नहीं करता। तो ये एक बहुत बड़ा स्कैम है, ये बहुत बड़ा स्कैम है। और नेपरा मिलेगा ये लोग जो मुतासर हुए हैं?
देखिए होना तो यही चाहिए, आइडियली ऐसा ही होना चाहिए अगर इंसाफ का तकाजा ये है। लेकिन होता ये है कि नेपरा के जो फैसले होते हैं अमूमन यही कंपनी, बिजली कंपनियां जो हैं, इनको वो दूसरी अदालतों में जाके चैलेंज कर देती हैं। नेपरा एक तो वैसे ही वो आवाम के मफाद में कोई बहुत ज़्यादा फैसले जो है वो नहीं करता, और अगर उन्होंने ये कर ही दिया है तो वो उस हवाले से देखा जाए तो ये फिर ये यकीनी तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि ये बिजली कंपनियां जो हैं ये यही वाला फैसला जो है इस रिपोर्ट को वो अदलिया में चैलेंज करेंगे, और मामला जब बहुत बड़ा स्कैम किया गया आवाम के साथ कि वो फिर लंबा स्कैम है, ये तो एक तरह का आवाम के साथ, और कोई देखने सुनने और पूछने वाला ही नहीं है। कामरान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और आई एम श्योर कि जो हुकूमत पाक जो अरबाब इख्तियार हैं वो इस रिपोर्ट को सीरियस लें और इस पर संजीदा इकदाम करें ताकि आवाम का कम से कम जो भरोसा है वो तो कायम व दायम रहे। बिल्कुल, एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक नाजरीन, और अब बात करते हैं खेल की। तो कौमी टीम कैंगरूज के देश में अब मौजूद है और खूब प्रैक्टिस का सिलसिला भी जारी है। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग में भरपूर मशकें की जा रही हैं। कौमी टीम 6 दिसंबर को ऑस्ट्रेलियन 11 के खिलाफ प्रैक्टिस मैच खेलेगी। सरफराज अहमद ये कहते हैं कि जी स्क्वाड में अच्छे बॉलर मौजूद हैं तो नसीम शाह की कमी महसूस नहीं होगी और ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम देंगे। जबकि दूसरी जानिब पीसीबी ने हारिस राउफ, ओसामा मीर और जमान खान को बिग बैश के लिए एनओसी जारी कर दिया है। उधर PSL 9 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और अब तक 254 गैर मुल्की खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन करा ली है, और जो हमारी विमेन क्रिकेट टीम है उन्होंने कीवीज को शिकस्त दे दी। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। स्पोर्ट्स एनालिस्ट है हमारे साथ शुएब जट साहब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रोग्राम आप करते हैं, बड़ी खुशी हो रही है आपके साथ लाइव। हमें बहुत खुशी हो रही है कि आप हमारे साथ मौजूद हैं, थैंक यू सो मच। अच्छा, ये जो अखाड़ पिछाड़ देख रहे हैं हम पिछले कई दिनों से, क्या समझते हैं दौरा ऑस्ट्रेलिया कितना चैलेंजिंग होगा? देखिए शेरबानो, दौरा ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के लिए कभी भी आसान नहीं रहा। आप 1959 से लें तो अब तक पाकिस्तान ने 3 से 4 टेस्ट मैचेस जीते हैं वहां पे। अमूमन वहां पे आपको शिकस्ती होती रही है। उसकी वजह यह है कि वहां के मुताबिक आप जो है अपने आप को तैयार करके जाते ही नहीं है। हम जिन विकेट्स पे खेल कर जाते हैं उन विकेट्स के बाद जो है वो वहां पे ऑस्ट्रेलिया में आपको हमेशा जो है वो बैकफुट पे खेलना पड़ता है, तो वहां पे आपको बड़े मसाइल होते हैं। अगली टीम आपको बाउंसरों पे रखती है। तो बहरहाल इस टीम के साथ ये है कि एक नए कायद के साथ जा रही है, अटैकिंग क्रिकेट खेलने जा रही है। टीम मैनेजमेंट में ऐसे लोग हैं जो अटैकिंग क्रिकेट को पसंद करते हैं, तो मुझे यकीन है कि यहाँ पे कुछ रिजल्ट बेहतर आएंगे। अच्छा शुएब, ये बताइएगा कि शान मसूद के लिए कितना बड़ा चैलेंज है, और इसके अलावा सरफराज अहमद, मोहम्मद रिजवान की सूरत में बेहतरीन 2 विकेट कीपर भी हैं, तो सरफराज और रिजवान में से किसको मौका मिलने का ज्यादा चांस है? राणा साहब, शान मसूद ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर कर दिया था कि उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है या फर्स्ट कीपर उनके वो सरफराज अहमद हैं। तो पाकिस्तान टीम जो है वो सरफराज अहमद को कीपिंग ग्लव्स पहनाएगी। मोहम्मद रिजवान जो है वो एज अ बैटर भी जो है वो टीम को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उनके स्टैट्स भी कुछ ज्यादा बुरे नहीं है रिसेंट पास में अगर हम देखें। ये टूर सिर्फ शान मसूद, रिजवान, सरफराज, बाबर आजम इनके लिए ही नहीं बल्कि टीम मैनेजमेंट के लिए भी एक कड़ा इम्तिहान होगा, क्योंकि टीम मैनेजमेंट का भी ये पहला टास्क है। मोहम्मद हफीज की बात कर लें, बाकी जो टीम मैनेजमेंट में वहां पे उमर गुल है, सईद अजमल है, तो ये सारे लोग जब वहां पे कनेक्ट हुए हैं तो पूरे हमारा जो स्क्वाड है उस सब के लिए ये एक कड़ा इम्तिहान है। आसान इम्तिहान नहीं होगा, लेकिन एक नया कप्तान है, अगर रिजल्ट्स जो है वही आए जो माजी में आते रहे तो हमें जो है वो एकदम इन पे तनकीद की बौछार नहीं करनी। अलबत्ता ये जरूर है कि नया कप्तान है, नई स्ट्रेटजी के साथ जा रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि पाकिस्तान के नताइज अच्छे। हमेशा से अगर मैच ना भी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का जब हम जिक्र करते हैं तो बॉलिंग जो है वो स्ट्रेंथ समझी जाती है, तो बॉलर्स के लिए कितना बड़ा चैलेंज होने वाला है? देखिए वहां पे तो बॉलर्स बैटर्स दोनों के लिए चैलेंज है। अगर आप अपने बैटर्स को देखेंगे जब वो क्रीज पे आएंगे तो हरीफ टीम के बाउंसर्स जो हैं वो उनको तिगनी का नाचने चाहेंगे। इसी तरीके से जब हमारे बॉलर्स उनके बैटर्स के लिए बॉलिंग कराने आएंगे तो लेंथ का बड़ा मसला होता है कि वो कौन सी लेंथ को पकड़ें कि जिस लेंथ पे जाके जो है वो हमारे बॉलर जो है वो उनके बैटर्स को मुश्किल में डाल सके। तो ओवरऑल मैं बता रहा हूँ ये पूरे हर डिपार्टमेंट के लिए मुश्किल टूर होता है, लेकिन मुश्किल का ये मतलब नहीं कि हमारी टीम जो है वो मैच चाहे ना जीते कम से कम फाइटिंग स्पिरिट तो नजर आना चाहिए। अगर फाइटिंग स्पिरिट नजर नहीं आएगा तो फिर तो हम वही कहेंगे कि धाक के वही 3 बात, आप पुरानी रविश पे चल रहे हैं। तो नई टीम है, हमें सपोर्ट करना चाहिए, बट हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि टीम जाए तो कम से कम फाइटिंग क्रिकेट खेलती हुई नजर आए। अच्छा शुएब, पाकिस्तान विमेन्स टीम्स की अगर बात की जाए तो न्यूजीलैंड में तारीख रकम कर दी है, तो ये तो ज्यादा अच्छा खेल रही हैं खवातीन।
शेरबानो बिल्कुल 2 T20 मैचेस वहां जीते हैं। आज जो है वो स्टार रही आलिया रियाज के, उन्होंने जो है ना क्विक रन्स बनाए। उसके अलावा सना फातिमा जिन्होंने पिछली मैच में भी अच्छी बॉलिंग कराई थी, उनकी भी जितनी तारीफ की जाए कम जो है। शवाल जुल्फकार वो पिछले मैच में बड़ी अच्छी बैटिंग करती रही, इस मैच में ज्यादा रन नहीं बना सकी। तो ओवरऑल देखे तो वाकई इट्स अ बिग अचीवमेंट कि पाकिस्तान की टीम जो है वो न्यूजीलैंड में फर्स्ट एवर जो है वो सीरीज जी जीती है। बिल्कुल और शुएब, बहुत शुक्रिया। हम यहाँ शामिल करेंगे ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, सेहत की बात करते हैं, लंबी ज़िंदगी की बात करते हैं। तो आजकल हमने देखा है कि सोशल मीडिया पर ब्लू जोन डाइट का जो है वो काफ़ी जिक्र हो रहा है, खासे चर्चे हैं इस डाइट के। बेसिकली साइंटिस्ट ने कुछ रिसर्च की और दुनिया के जिन जिन खित्ते में ऐसे लोग जिनकी उम्रें 100 साल से ज़्यादा हैं, उस खित्ते को उन्होंने ब्लू जोन करार दे दिया, हाईलाइट कर दिया। और फिर ये रिसर्च की गई कि उन लोगों का लाइफस्टाइल कैसा है, वो खुराक कैसी खाते हैं, तो उसे ब्लू जोन डाइट का भी नाम दिया गया। ओके, जो 100 साल से ज्यादा जीते बिल्कुल, जिनकी उन average खित्तों में age वो ज़्यादा गए है। जी जी, और उनको ब्लू मार्क कर दिया। ब्लू जोन्स उन्होंने उसको मार्क किया कि पूरी दुनिया में ये रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पर बसने वाले लोगों की उम्रें 100 साल से ज़्यादा हैं। जबरदस्त, इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है न्यूट्रिशनिस्ट ज़ैनब गोंदल साहिबा। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। थैंक यू सो मच। ये है क्या ब्लू जोन डाइट? ब्लू जोन डाइट की जब हम बात करते हैं तो हम स्पेसिफिकली ये देखते हैं कि एक एरिया, जैसे बात की गई कि जहाँ पे 100 साल से ज़्यादा लोग जी रहे थे, उनकी क्या लाइफस्टाइल था, क्या डाइट थी, किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, उसको उन्होंने जो है वो शॉर्ट डाउन किया, लिस्ट डाउन किया कि क्या क्या चीज़ें हैं, उनको उन्होंने मार्क किया और फिर उन्होंने कंपेयर किया कि बाकी ज़िंदगी जो लोग गुजार रहे हैं उनमें और इनमें क्या डिफरेंस है। अब सबसे पहला फ़र्क तो मुझे ये लगता है कि मैं लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या वो 100 साल से ज़्यादा जीना चाहते हैं। आप दोनों से ही पूछ लेती हूँ कि क्या आप लोग 100 साल से ज़्यादा जीना चाहते हैं? मैं तो मैं नहीं नहीं। आपकी फिर ख्वाहिशात जो हैं वो बड़ी खूबसूरत हैं कि आप जीना चाहते हैं। यूजुअली अगर हम ये एक रैंडम जैसे 50-50 आंसर यहाँ पे आया है, सेम इज द केस, हम लोग जब देखते हैं तो 50-50 ही आंसर आ रहा होता है। लेकिन व्हाट आई आप जीना चाहती हैं? अगर हाँ भी और नहीं भी, मैं मिक्स में हूँ। मेरा हाँ, कोई नहीं, हाँ या व्हाइट होता है या ब्लैक होता है, ग्रे कुछ नहीं होता। नहीं, मेरा जो है वो पर्पल है या मेरा ब्लू है। यानी आप 70-80 आपने जाती हैं। अगर पे गौर नहीं किया ना, उनका अगर तो फिर हाँ, वरना ना। एग्जैक्टली। तो चीजें हो जाए तो जरूर, अगर नहीं तो नहीं। ठीक। अच्छा, अब इसमें एक चीज ये देखते हैं कि हम लोग इतना ज्यादा फास्ट फूड या खराब चीजों की तरफ जा रहे हैं कि अगर हम कोई अच्छा खाना खाना शुरू करता है तो हम कहते हैं ये तो आजकल डाइटिंग कर रहा है। ऐसे ही हम किसी के साथ अगर रेस्टोरेंट पे बाहर जाएं या खाना खाने लगे और कोई साथ सैलेड ऑर्डर करते तो हम पूछते हैं कि क्या तुम डाइटिंग पे हो? सेम इज द केस। अ ब्लू जोन डाइट इज नथिंग डिफरेंट बाकी डाइट से। सिर्फ इसमें डिफरेंस क्या है, आप वेजिटेबल्स ज्यादा खा रहे हो, आप फ्रूट्स इनकॉर्पोरेट ज्यादा कर रहे हो, ऑयली फ्राइड फूड्स कम कर रहे हो, आपने जितने भी आपके बेकरी आइटम्स थे वो इनकॉर्पोरेट ही नहीं किए। अपने मैदा 100 जो साल है, वालों ने क्या क्या खाया था ये बताएं। हाँ, उन्होंने कट डाउन कर दी ना ये चीजें। उन्होंने फास्ट फूड बिल्कुल छोड़ दिया, जैसे हम फ्रोजन फूड्स बहुत ज्यादा अपने बच्चों को खुद हर बंदा इनकॉर्पोरेट कर रहा होता है। एग्जैक्टली। आपने ये देखा है कि अब अगर हम बात करें 100 साल जिंदगी तो दूर की बात है, 25-30 के बाद चेहरे पे झुर्रियां पड़ना शुरू हो जाती हैं। एग्जैक्टली। क्यों पड़ना शुरू हो जाती हैं? उसका मेन रीजन जो है, सबसे पहला तो डाइट तो बेस्ट एक वो कह लेना कि रीजन है, दूसरा कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। और ब्लू जोन डाइट जो लोग कर रहे हैं उसके साथ साथ उनकी फिजिकल एक्टिविटी जो है वो देखी गई है कि वो भी कम से कम दिन में 60 to 80 मिनट्स के दरमियान है। अच्छा ज़रा ये है कि फिजिकल एक्टिविटी एंड डाइट, उसके अलावा ओवरऑल कम्युनिटी भी मेरे ख्याल से बड़ा मैटर करती है कि आप कितने पीसफुल एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। स्ट्रेस नहीं है आपको, स्ट्रेस मेरे ख्याल से सबसे बड़ा कॉज है। स्ट्रेस तो सबसे बड़ा कॉज इसलिए भी है क्योंकि आपके जो हार्मोन्स हैं उनकी सिक्रीशन आपके मूड पे होती है। अगर आपका मूड अच्छा है, आपके हैप्पी हार्मोन्स ज्यादा रिलीज होंगे। आपके फेशियल एक्सप्रेशंस अगर स्माइल की तरफ जाते हैं तो आपके पूरे फेस के जो मसल्स हैं वो स्माइल कर रहे होते हैं, तो वो हेल्दी रहते हैं। अब आप सारा दिन अगर मुंह लटका कर या बना कर रहते हो तो वो फेशियल मसल्स की एक्सरसाइज नहीं होती। मेरी आदत है, मैं स्माइल करती हूँ, उसका मतलब है कि मैं आप हमेशा जवान रहने वाली है। आई कैन से दैट। और अगर मुस्कुराने की देखें तो वो तो सुन्नत भी है, और सुन्नत को अगर हम ये देखें तो वो हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस पूरे के पूरे जो हैं वो एक मूवमेंट में जाते हैं और वो हेल्दी रहते हैं। लेकिन हमारे अभी हम बात करें तो ट्रेंड्स चल रहे हैं, अब तो स्माइल को तो कह देते हैं कि ये तो नहीं, ये तो अब आप चलता नहीं है। स्माइली जरा एटीट्यूड के साथ फेस पे ऐसे रखें तो उससे क्या होता है फिर? तो फिर बंदे का बुढ़ापा जल्दी आता है। ऐसे
आपने ऐसे एक्सप्रेशन देने बस, तो आप बहुत क्लास लगेंगे, स्वैग लगेगा। अच्छा देखिए, ऐसी क्लास हमने तो कहीं नहीं देखी, ना हमें नजर आई। अगर आपने देखी होगी तो फिल्मों जरूर ड्रामों में नजर नहीं आ रहे होते अपने आप में चलने वाले उस swag। कैरेक्टर को हम कभी भी अच्छा नहीं समझ रहे होते। हाँ। तो रियल लाइफ में हम कैसे उसको समझ सकते हंसते हैं? मुस्कुराते रहना चाहिए, स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए। स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए। उसके साथ साथ जितने भी आपके रिफाइंड कार्ब्स हैं, जिनमें मैदा टॉप ऑफ द लिस्ट है, मैदे को अगर हम सिर्फ अपनी डाइट से निकाल दें, मैदे का सिर्फ मैदा नहीं है, मैदा पिज़्ज़ा आपका मैदा है, आपके पैटीज जो बेकरी से मिल रहे होते हैं मैदा है, ब्राउन ब्रेड जो आपकी मिल रही है वो मैदे से बन रही है, ब्रांच सारी उससे बन रही है। उसके अलावा आप जितने केक्स खाते हैं वो सब मैदे से बन रहे हैं। आपकी 90% जो डाइट है वो सिर्फ मैदे के इर्द गिर्द घूम रही होती है। अच्छा ज़ैनब, और कुछ नहीं, डाइट के अलावा सिर्फ एक चीज, जी 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 और कुछ नहीं, तो जो आप चिकन, स्टफ चिकन और ये चीजें खाते हैं उसके ऊपर भी मैदा ही कोटेड होता है। ये डाइट के अलावा जो अल्लाह ताला की अता करदा नेमतें हैं, बिल्कुल। उनका शुक्र अदा करना, और फिर उन सारी चीज़ों में अगर आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो जब आप उनको हेल्प आउट करते हैं कुछ उनका स्टेटस अपलिफ्ट करने के लिए लाइफ में, तो मेरे ख्याल से ये सब चीज़ें भी ऐड ऑन करती हैं आपकी। अच्छा आप ये देखें कि मुझे ये लगता है कि डू गुड एंड हैव गुड, आप अगर किसी के साथ अच्छा करते हो ना 1%, तो आपके साथ 2% होता है। सेम इज द केस जब आप किसी को अपलिफ्ट करते हो उसके काम में कि वो ज्यादा अच्छा करे, तो आप खुद ही से ही अपलिफ्ट होना शुरू हो जाते हो विदाउट एनी हेल्प। वो अल्लाह ताला आपके लिए कर रहे होते हैं। यानी इसमें आप यही कह रही हैं कि हमें तमाम तरह के फास्ट फूड छोड़ने होंगे, हमें मैदा छोड़ना होगा, और जो हमें अल्लाह पाक की तरफ से अता करदा ऑर्गेनिक चीज़ें हैं वो खानी चाहिए। लेकिन वो भी अब ऑर्गेनिक नहीं रही, उनमें भी लोगों ने केमिकल्स और इंजेक्शंस लगाना शुरू कर दिया। अच्छा देखिए, सबसे बेहतरीन चीज तो वही हो सकती है जो आपने खुद देखी हो कि ये कैसे ग्रो। तो हमने ये कॉन्सेप्ट्स देखे हैं इन ग्रोन किचन्स का, या इन ग्रोन जो है आपके वेजिटेबल्स का। जी हाँ, किचन आपके गार्डन घर में अगर बहुत छोटी सी जगह भी है, आप वहां पर कर सकते हैं। मोटी शीट्स मिलती हैं, उनको नीचे बिछा लिया जाए, ऊपर जो है वो फ्रेश मिट्टी डाल दी जाए, और आप अपने घर में हर चीज हो जाती है। मेरे घर में जो वो एक हमारा किचन गार्डन है, उसके अंदर करेले भी हैं, मूली भी है, टमाटर भी है, मिर्चें आपने भी बनाया हुआ है किचन गार्डन? मैंने नहीं बनाया हुआ, मेरे घर वालों ने बनाया हुआ है। तो उसकी जो ऑनेस्टली स्पीकिंग जो वहां से चीज आती है और जो बाहर से आती है, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। अब आप अगर एक हेल्दी चीज खा रहे हो और आपको खुद पता है कि वो किस तरह से हेल्दी ग्रोथ हुई हुई है, उसकी उसमें हार्मोन्स इंजेक्टेड नहीं है, फर्क होता है। एग्जैक्टली। और अगर आप अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा हार्मोन्स जो है वो खुद इंजेक्ट नहीं कर रहे होते, लेकिन इंजेक्टेड अगर आप खा रहे हो। हमें बस वक्त बड़ा कम है, टिप्स में बता दें कि हमें ब्लू जोन डाइट के लिए क्या करना है। 100 साल जीने के लिए आपको सॉफ्ट ड्रिंक्स छोड़नी पड़ेंगी सबसे पहले। फ्रेश चीजें यानी फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की तरफ आना पड़ेगा। प्रोसेस्ड जितनी चीजें हैं उनको अवॉइड करें। मैं ये नहीं कह रही कि बाहर से खाना छोड़ दें, लेकिन कम से कम वीक में एक दफा खा लें, बार बार वैसे ज़ैनब, हमारे पास एक ऐसी कमाल बात है, वो बताएंगे तो आप भी 100 साल जिएंगे जी। और वो ये है, वो हमारा सेगमेंट है जी, सुनो पाकिस्तान, सुनो मेरी जान है पाकिस्तान। तो ये हमारा बड़ा खास सेगमेंट है, हमारे दिल के बड़े करीब है। और इस सेगमेंट में हम अपने दिलों की जो बात है पाकिस्तान से मुतल्लिक वो अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करते हैं। अल्लाह ताला ने जितनी खूबसूरती और दिलकशी गिलगित बल्तिस्तान को दी है, शायद ही दुनिया में कोई ऐसा टुकड़ा है जहाँ पर ऐसा मंजर हो। यहाँ के वसी और इस ग्लेशियर, दरिया, आबशारें, झीलें, ऊंचे पहाड़, सरसब्ज मैदान, कुदरती फूल और लजीज फल ही नहीं बल्कि यहाँ की तारीखी इमारत भी अपनी मिसाल आप। और आज आपको हम दरियाए हुंजा के किनारे बालाई करीमाबाद में वाक़या एक ऐसे फोर्ट की सैर करवाएंगे जिसका नाम है अल्तिफ फोर्ट। बिल्कुल। और वो हम देखते हैं, आपके साथ चलें। शाहाना वजाहत के अक्कास अल्तिफ फोर्ट का शुमार गिलगित बल्तिस्तान के अहम सयाहती और तारीखी मकामात में होता है।
ये मुनफरिद इमारत दरियाए हुंजा से 1000 फीट की बुलंदी पर है। इसे तकरीबन 900 साल कबल महल के तौर पर तामीर किया गया था, लेकिन बाद में इसमें दिफाई वॉच टावर तामीर करके किले में तब्दील कर दिया गया। ये किला जिस इलाके में वाक़े है वहाँ से कदीम शाहराहे रेशम गुजरती है, जहाँ से कभी ताजिरों और काफिलों का गुजर हुआ करता था। किले में मुख्तलिफ कमरों में शाही खानदान के कदीम बर्तन और बॉक्स रखे गए हैं। लकड़ी के छोटे दरवाजों, सीढ़ियों और खिड़कियों पर खूबसूरत कशीदाकारी की गई है। किले का मरकजी हॉल बैक वक्त इबादत, खाना पकाने और मुख्तलिफ मजालिस के लिए इस्तेमाल होता था। अब किले के अंदर शाही मेहमान खानों को एक छोटे से म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है, जिसमें शाही खानदान और हुंजा से मुतालिक नादिर तस्वीर रखी गई हैं। ऊपर छत पर शिकारी टावर, लकड़ी की एक खिड़की और एक छोटा कमरा बना हुआ है, जिसके छोटे से दरवाजे पर लकड़ी का खूबसूरत काम किया गया है। किले के बाहर सब्ज पानी का खूबसूरत तालाब, हैंडीक्राफ्ट शॉप्स, कैफे और खूबसूरत घर बने हैं, जिनके सामने बैठे हुंजा के आर्टिस्ट रबाब पर किस्म किस्म की धुनें बजाकर सयाहों को अपनी जाने मुतवज्जे करते हैं। खूबसूरत शाहाना का अल्तित फोर्ट आपने देखा और आप यहाँ पर जरूर विजिट करें अगर आपने अभी तक विजिट नहीं किया। ऐसा है मेरा पाकिस्तान। ये पहली जगह हमने अपने व्यूअर्स को दिखाई है जो आप विजिट कर चुके हैं। तो ऐसा है मेरा पाकिस्तान। ऐसा है मेरा पाकिस्तान, बिल्कुल। तो आप लोग भी जाएं जो यहाँ पर नहीं गए, और इसके अलावा पूरे गिलगित बल्तिस्तान में बड़े ही कमाल किस्म के स्पॉट्स हैं, वहाँ जाएं। हम लोग तो जब ये रिपोर्ट चल रही थी आपस में भी यही शेयर कर रहे थे कि कहाँ कहाँ गए और कहाँ कहाँ नहीं गए और कहाँ कहाँ जाना है अब। तो आप भी अपनी लिस्ट बना लें। हम हर रोज़ आपको दिखाते हैं कोई ना कोई ऐसा मकाम जहाँ पर आप जाकर एंजॉय कर सकते हैं, अपने डिप्रेशन को दूर कर सकते हैं। तो आज के प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।